जैसा कि कल की क्लास में आप लोगों को बताया था दैट इज़ द सेल बायोलॉजी का स्टार्ट हो चुका था कल। और सेल बायोलॉजी को लेकर के हम लोगों ने बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ के बारे में कि कैसे उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्या-क्या पार्ट उनके हैं जो कि डिफर हैं और क्या-क्या पार्ट हैं जो कि उनके सिमिलर हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के कल की क्लास में आप लोग अभी मैंने किया नहीं है। सो ये सारी चीज़ें कल की क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था। अभी स्लाइड दिखाई दे रहा है? ओके, सो कल की क्लास में हम लोगों ने सेल का एक ओवरव्यू देखा था जहां पर आप लोगों को बताया गया कि बैक्टीरिया है, प्लांट सेल्स है, एनिमल सेल्स है, आर्किया है। इन सारे सेल्स के ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरीके से उनका अरेंजमेंट होता है। तो आपने देखा उस वीडियोस में आपको बताया गया कि कोई भी फॉर्म ऑफ लाइफ हो, जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो चीज़ है वो क्या है, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने वहाँ पे पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक वो पार्ट है, एक वो ऐसा स्ट्रक्चर है किसी भी सेल्स का जो कि अगर वो लिविंग सेल्स है, मतलब अगर वो सेल्स के कैटेगरी में आता है तो उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पाया जाना क्या है, कंपल्सरी है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा वी कैन से दैट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द वन ऑफ द यूनिक एंड कॉमन फीचर ऑफ ऑल काइंड ऑफ लिविंग बींग्स। जितने भी डिफरेंट काइंड्स के सेल्स हमारे इस पूरे डोमेन्स में पाए जाते हैं, उन सारे डोमेन्स के लिए जो कॉमन जो चीज़ है वो क्या है, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पॉसिबिलिटी है कि उनके मेम्ब्रेन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका परसेंटेज डिफर हो सकता है, बट मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होगा, मेम्ब्रेन का जो एक बेसिक मॉडल होता है, वो सभी में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। Not only in the plasma membrane but also the membrane of all kind of a biological मीन्स, जैसे आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है। जितने भी मेम्ब्रेन आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं उन सब का कॉमन फीचर होता है, दे वो सभी आपके ट्राइलेमिनर मॉडल में दिखाई देते हैं। ये आपकी सिमिलरिटीज़ है। कभी-कभी आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंसेस तो बहुत सारे होते हैं, डिफरेंसेस के अलावा सिमिलरिटीज़ प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या है या एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में सिमिलरिटीज़ क्या है। तो आप वहाँ पे बताते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसा पार्ट है जो कि जितने भी डिफरेंट काइंड के सेल्स पाए जाते हैं उन सारे सेल्स में क्या होता है, वो कॉमन होता है। दूसरी चीज़ आपको वहाँ पे बताई गई थी कि किसी भी सेल्स में उनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा दैट इज़ द डीएनए, वो प्रेजेंट होगा। माइट बी पॉसिबल उनके नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये कॉमन फीचर है कि सभी जो सेल्स होंगी वो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल क्या करेंगे, कंटेन करेंगे। तीसरी पॉइंट जो कि कॉमन थी बताई गई थी कि सारे सेल्स में क्या होगा, लिक्विड फ्लूइड होता है जिसे आप साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल के नाम से जानते हैं। कुछ बेसिक डिफरेंसेस मैंने आपको उस क्लास में बताई थी, जिसमें प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोसॉल, साइटोप्लाज्म, इन सब का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वहाँ पे आपको समझाया गया था। सो उसी सीक्वेंस में आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सीएसआईआर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। यहाँ से कई सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, खास करके लिपिड लीफलेट से, जो कि आपके ये मेम्ब्रेन जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में लेकर के मेम्ब्रेन की जो डायनामिक नेचर होता है, उनमें जो बॉन्ड्स पाए जाते हैं, उनकी जो स्टेबिलिटी होती है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ से उनके जो मूवमेंट्स होते हैं प्रोटीन और लिपिड्स के, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बनते हैं बायोकेमिस्ट्री वाले पोर्शन में। मतलब आप यू जब पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 70 आप जैसे ही ओपन करते हैं, 70 से लेकर के 75 के बीच में आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिल जाते हैं, है ना। और यहाँ से आपको हमेशा लिफिट लेफ्ट से क्वेश्चंस बनता है, हमेशा उनकी मेम्ब्रेन का डायनामिक से बनती है, तो इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग मेम्ब्रेन के जो आर्किटेक्चर है, उनका जो कंपोजिशंस हैं, उनमें जो पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के केमिकल बॉन्ड्स हैं, उनके रेफरेंस से पढ़ेंगे। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्टडी हम लोग करेंगे वो टोटली होगा हमारा ओरिएंटेशन कैसा, दैट इज द बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक दैट, क्या-क्या उसके केमिकल कंपोनेंट्स हैं, क्या टाइप के बॉन्ड में पाए जाते हैं, कौन से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हैं, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ये सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे अच्छे तरीके से, जो कि आपके सीएसआईआर के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से सवाल आपके बनते हैं। ओके, सो दैट इज द कंपोजिशन ऑफ अ सेलुलर मेम्ब्रेन एंड देयर केमिकल स्ट्रक्चर्स या आर्किटेक्चर। जितने भी आपके सेल्स में पाए जाने वाले या मेम्ब्रेन हैं, उनका जो कंपोजिशन है वो क्या होता है, उनका आर्किटेक्चर क्या है, इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कंपोजिशंस को लेकर के कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशंस क्या होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारा होता है वो देखा जाए तो केमिकली 3 कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं। नंबर पहला आपका कंपोनेंट जो होता है वो क्या है, दैट इज द प्रोटीन है। और नंबर दूसरा जो है आपका वो क्या है, दैट इज लिपिड है। और नंबर तीसरा आपका क्या है, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट है। ये 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं
जो कि मिला करके क्या बनाते हैं आपके, दैट इज द मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट आपका दो तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। अगर ये आपका प्रोटीन के साथ में होगा तो इसको आप ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, और अगर आपका ये लिपिड के साथ में होगा तो ये आपको इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स ये दो इनके पार्ट होते हैं प्रोटीन वाले के। ये प्रोटीन और लिपिड का जो कंस्टिट्यूएंट्स है, मतलब जो परसेंटेज है, ये सेल टू सेल क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है, राइट। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सपोज अगर हम लोग अभी बात करें कि आरबीसी की सेल्स की अगर हम लोग बात करें, तो आरबीसी की सेल्स में हो सकता है कि 46% आपका प्रोटीन हो, बाकी आपका 44% आपका क्या हो, दैट इज द लिपिड हो। इसके बाद अगर हम लोग मसल सेल्स की बात करें तो हो सकता है कि वहाँ पे आपका 74% या 70% का प्रोटीन हो और लिपिड का 30% हो। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे 30% प्रोटीन हो, 70% क्या हो, लिपिड हो। सो इनका जो प्रोटीन और लिपिड का जो कंसंट्रेशन होता है या जो इनके कंपोनेंट का परसेंटेज होता है, रेशियो होता है, ये वेरी कर सकता है और ये वेरी करता है। लेकिन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो किसी भी मेम्ब्रेन का वो क्या है, बेसिकली ये तीन होते हैं, दैट इज द प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है। इन्हीं प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के अरेंजमेंट को लेकर के कैसे सेल्स के मेम्ब्रेन पे ये पाए जाते हैं, कई सारे मॉडल क्या किए गए, प्रपोज किए गए, जिनमें से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और मोस्ट एक्सेप्टेड जो मॉडल आपको पढ़ाया जाता है, दैट इज द फ्लूज मोजैक मॉडल, जिसके बारे में आपको पढ़ना है और वहाँ से बहुत डिफरेंट टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ये फ्लूड मोजैक में फ्लूड क्या है, मोजैक क्या है, कौन कंपोनेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये मॉडल आपसे क्या बताता है, ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाई वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो हाँ, यूनिट 2 और यूनिट 4 का दोनों का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सेल बायोलॉजी के में ही आता है। कुछ चीज़ें उसमें इम्यूनोलॉजी की भी हैं जिसमें आपको पढ़ना रहेगा। और दोनों चीज़ें, दोनों जो यूनिट होंगे वो आपका कंपाइल होकर के पूरा का पूरा सेल बायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी पूरी खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है। कुछ कुछ पोर्शन आपको वहाँ पे दे रखा है, कुछ कुछ पोर्शन आपको यहाँ पे दे रखा है। सो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं कि प्रोटीन्स एंड द पोलर लिपिड्स विच अकाउंट फॉर द ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। जितने भी आपके बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होते हैं उनका टोटल जो मास है वो बेसिकली दो कंपोनेंट की वजह से, दैट इज द प्रोटीन की वजह से और पोलर लिपिड की वजह से एंड कार्बोहाइड्रेट की वजह से, जैसा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया आपको, प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। ये कार्बोहाइड्रेट जो होगा आपका दो तरीके से प्रेजेंट होता है। अगर प्रोटीन के साथ में जुड़ा हुआ होगा तो उसे ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलेंगे, लिपिड के साथ में जुड़ा हुआ होगा तो ग्लाइकोलिपिड्स बोलेंगे। So these are the three major chemical compounds which are composed to the that is the plasma membrane, and typically they form all kind of interactions and combinations to form a fluid and mosaic model of the membrane. सो यही वो तीन कंपोनेंट्स हैं, दैट इज द प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, जो कि आपस में अलग अलग कंसंट्रेशन से मिल करके अलग अलग बॉन्ड बना करके मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, परफॉर्म करते हैं। द रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वेरी विद द टाइप ऑफ द मेम्ब्रेन। इनका जो प्रोटीन का और लिपिड का जो परसेंटेज है, जो रेशियो है, वो सेल टू सेल, टिश्यू टू टिश्यू, ऑर्गन्स टू ऑर्गन्स क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है। ये भी पॉसिबल है कि एक ही ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग टिश्यूज में क्या होगा, प्रोपोर्शंस अलग होंगे। जैसे अगर हम लोग अपनी बात करें तो आरबीसी में अगर देखेंगे तो वहाँ पे लिपिड और प्रोटीन का कंसंट्रेशन अलग आएगा। मसल सेल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे अलग पाया जाता है। हार्ट सेल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे अलग पाया जाता है। तो ये इनका प्रोटीन का और लिपिड का जो रेशियो होता है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, ये वेरी करता रहता है, डायनामिक नेचर के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, द नर्व सेल्स का जो माइलिन जो शीथ होती है वो कंसिस्ट करती है प्राइमरली क्या करती है, लिपिड का। आपने पढ़ा हुआ है नर्व न्यूरॉन सेल्स के बारे में। न्यूरॉन सेल्स में आपको ये बताया गया है कि बेसिकली ये जो माइलिन शीथ होती है एक तरीके का इंसुलेटर का काम करता है, जो कि नर्वस कंडक्शंस के थ्रू जो इम्पल्सेस जनरेट होते हैं उन इम्पल्सेस को क्या करता है, विदाउट लीक किए यहाँ पे आपकी जो दूसरी वाली सेल्स होती है उसमें क्या करता है, ट्रांसफर करता है बाय द न्यूरो के थ्रू। तो ये वाली जो आपकी एग्जॉन्स वाले पार्ट होते हैं, यहाँ पे एग्जॉन्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिपिड की बहुत लेयरिंग हुई होती है, और ये लिपिड की लेयरिंग जो होती है उसी का आप क्या बोलते हैं, दैट इज द माइलिन शीथ बोलते हैं। तो माइलिन शीथ का काम क्या होता है, कभी कभी आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि माइलिन शीथ का रोल क्या होता है, तो आप ये बताते हैं कि ये बेसिकली एक इंसुलेटर के रूप में क्या करता है, काम करता है। अब यहाँ पे इंसुलेटर का क्या मतलब है, यहाँ पे इंसुलेटर का मतलब ये है कि इस सेल्स में एक जो आपके डेंड्रॉन्स होते हैं, इनके थ्रू जो भी स्टिमुलाई आपको मिलती है ये जनरेट होता है, और ये स्टिमुलाई जो होती है वो नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में क्या होती है, जनरेट होती है।
तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ से लीक होकर के डिसिफर ना हो जाए, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे तरीके से पहुँच सके। दैट इज़ वाई यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ी लेयर होती है मोटी सी, जो कि लिपिड की बनी हुई होती है, इसी का बोलते हैं माइलिन शीथ। और ये माइलिन शीथ उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के कंडक्शंस को या इन्फॉर्मेशंस को लीक होने से क्या करता है, बचाने का काम करता है। अगर किसी भी मेम्ब्रेन का या किसी भी मेंबर का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो माइलिन शीथ है उसका डिपोजिशन जो हुआ है, अगर वो खराब हो जाए, मतलब माइलिन शीथ अगर आपकी खराब हो जाए, तो उनके नर्वस इम्पल्स या नर्वस कंडक्शन सही तरीके से नहीं हो पाएगी। मीन्स अगर उस कैंडिडेट के हाथ में कोई चोट लगा है तो उसके ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाएगी, वो बगल में ही कहीं खत्म हो जाएगी। तो आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर आप स्टडी कर रहे होते हैं और उस टाइम पे हल्का सा भी अगर आपके बैक साइड पे भी अगर कोई मच्छर डंक मारता है, तो ऑटोमेटिकली आपका तुरंत हाथ वहाँ पे चला जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ नर्वस कंडक्शन। और ये नर्वस कंडक्शन कराने के लिए माइलिन शीथ का प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होगा तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक आउट हो जाएगी और आगे वाली सेल्स के पास जो है वो पहुँच नहीं पाएगी। सो नर्वस सेल्स में, मीन्स नर्व सेल्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो किसका, दैट इज़ द लिपिड का है। बहुत ज़्यादा फॉर्म में पाई जाती है लिपिड। जबकि अगर हम लोग बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ बैक्टीरिया एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट कंटेन मोर प्रोटीन देन लिपिड। अब ये वाले जो आपके मेम्ब्रेन है, बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन हो गए या माइटोकॉन्ड्रिया का हो गया या क्लोरोप्लास्ट का हो गया, उन सभी में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द लिपिड के। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है, जिसको कि आप क्रिस्टी के फॉर्म से जानते हैं, इस क्रिस्टी में एक लिपिड पाई जाती है, उस लिपिड का नाम क्या है, जान लीजिए अच्छे तरीके से। उसको कार्डियोलिपिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियोलिपिन। नॉट नॉट कार्डियोलिपिड नहीं, कार्डियोलिपिन, LIPIN। कार्डियोलिपिन होता है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला क्या है, लिपिड होता है। कई बार के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है और पता नहीं कि आपके कौन से एग्जाम में ये सवाल बन जाएगा, कह तो नहीं सकता, लेकिन बहुत टाइम पे मैक्सिमम एग्जाम्स में ये सवाल बने हैं, पूछे जाते हैं कि कार्डियोलिपिन या जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उससे पाया जाने वाला सबसे मोस्ट अबंडेंट लिपिड कौन सा है, तो उसके लिए आंसर आपको मिलता है दैट इज द कार्डियोलिपिन। सो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरिया, इनके मेम्ब्रेन की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द लिपिड के। इससे पहले जो आपको बताई गई वो एनिमल सेल का एग्जांपल है, और एनिमल सेल्स में पाया जाने वाला स्पेसिफिक एक सेल्स है दैट इज द नर्व सेल्स। नर्व सेल्स के मेम्ब्रेन पे लिपिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रोटीन के। So by these two data, we can say that the ratio of the proteins and the lipid in the membrane are not constant. They are the dynamic in nature. They can be vary from cell to cell, tissue to tissue, and organ to organ and organ to organism. So there is a fluctuations in the ratio of the lipid and the protein molecules. So इस डेटा के बेसिस पे हम लोग ये बता सकते हैं कि बेसिकली इनका जो रेशियो होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता है, डिफर करता रहता है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर वेरी लो इन कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड्स, बट दे कंटेन फॉस्फेटिडाइल ग्लाइसिन एंड कार्डियोलिपिन। मैं जिसकी बात कर रहा था वो यहाँ पे एग्जांपल में आपको यहाँ पे लिखा भी है। यहाँ पर आपसे सवाल क्या पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के बारे में बात किया गया। कोलेस्ट्रॉल, जैसा कि आपको पता है कि एनिमल सेल्स की बहुत अच्छी एक आइडेंटिटी होती है, एनिमल सेल्स में पाया जाता है। सवाल कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल किस में पाया जा सकता है, ओनली एनिमल सेल्स, ओनली बैक्टीरियल सेल्स, ओनली प्लांट सेल्स, और बैक्टीरियल और प्लांट सेल्स, और बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स, बोथ एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल्स, बोथ। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना करके आपको दिया जाता है। तो यहाँ से सवाल जो बनता है आप उसको ध्यान दीजिए कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका एक स्टेरॉल का टाइप होता है जो कि लिपिड है। लिपिड डेरिवेटिव्स होते हैं, 20 कार्बन के कंपाउंड्स मिलकर के बना होता है, और ये एनिमल सेल्स का यूनिक फीचर होता है। एनिमल सेल्स में जो स्टेरॉल है, मीन्स जो आपका लिपिड है, वो कोलेस्ट्रॉल के टाइप में होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल से पाया जाता है। ना ही ये बैक्टीरियल सेल से पाई जाती है और ना ही ये प्लांट सेल्स में पाया जाता है। तो कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि फंगस में या आपका प्लांट में और एनिमल में किस टाइप के स्टेरॉल पाए जाते हैं, इससे भी सवाल आपका बनता है। तो अभी आगे हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे इनके टाइप्स और इनके नाम के बेसिस पे। सो यहाँ आपको बताया गया इस पॉइंट में कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल का और स्फिंगोलिपिड का दोनों का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, लेकिन फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल एंड कार्डियोलिपिन इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। और ये कार्डियोलिपिन जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे क्या होती है, पाई जाती है।
ओके। सो यहाँ पर आपको एक डेटा दिया जा रहा है, फिगर दिया जा रहा है, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल जो मेम्ब्रेन है, उन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का कंपोजिशंस बताया जा रहा है, अलग अलग आपके जो भी लिपिड्स हैं उनके बारे में। यहाँ पे जो कलर है वो आपको दिखाई दे रहा है। नॉर्मली आप यहाँ पे देखिए कि ये जो ऑरेंज कलर है ये किसको बता रहा है, दैट इज द कोलेस्ट्रॉल को बता रहा है। रेड कलर वाला कार्डियोलिपिन को बता रहा है, और आपको येलो वाला माइनर लिपिड को बता रहा है, स्फिंगोलिपिड को, फॉस्फेटिडाइल को, और फॉस्फेटिडाइल को। तो ये जो आपके मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, सपोज जैसे अगर हम लोग नॉर्मली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, ज़्यादा है। इसके बाद आपका क्या है, दैट इज फॉस्फेटाइलकोलिन है। इसके बाद फिर आपका किसका, दैट इज इथेलामाइन है। और इसके बाद फिर किसका है, माइनर लिपिड्स का है। और ये आपका क्या है, दैट इज स्फिंगोलिपिड्स है। कार्डियोलिपिन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो सॉरी। तो यहाँ पे इस तरीके से जो बार आपको दिखाया जा रहा है, इसे हीट मैप बोलते हैं। ये हीट मैप बार आपको जो दिख रहा है, इसमें अलग-अलग मेम्ब्रेन में, जैसे मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई, आउटर हो गया लाइसोसोम्स, न्यूक्लियर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और गोल्जी बॉडी। इन सब में जो आपका कंपोजिशन है, वो कंपोजिशंस को दिखाया जा रहा है कि कैसे कौन कौन से मेम्ब्रेन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका है, सबसे कम कंसंट्रेशन किसका है। अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ दें और बाकी जितने भी मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रहे हैं, उन सब में एक चीज़ कॉमन है कि सारे जितने भी आपके लिपिड्स हैं, उन लिपिड में सबसे प्रीडोमिनेंट जो फॉर्म है लिपिड का, वो क्या है, दैट इज फॉस्फोटिडाइल कोलिन। दैट इज द लाइट ब्लू कलर। ये कलर आप देखिए, आपको यहाँ पे सब में ज़्यादा दिखाई दे रहा है बाकी सारे लिपिड से, सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन को छोड़ दिया जाए तो मेम्ब्रेन में आपका सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, लिपिड का, कोलेस्ट्रॉल का है। बाकी जितने मेम्ब्रेन दिखाई दे रहे हैं आपको, उन सभी में फॉस्फोटाइल कोलिन का जो परसेंटेज होगा, बाकी जितने भी अदर फॉर्म ऑफ लिपिड्स हो रहे हैं उनसे क्या है, आपका ज़्यादा डोमिनेंट है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में अच्छे से रखिए कि मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले, मतलब कि जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, उन मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले जितने भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ लिपिड्स होते हैं, सबसे ज़्यादा फॉर्म में पाए जाने वाले अगर लिपिड कोई है तो वो क्या है, फॉस्फोटाइल कोलिन। मेम्ब्रेन की बात मैं कर रहा हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ करके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा जो फॉर्म पाया जाएगा किसका पाया जाएगा, दैट इज कोलेस्ट्रॉल का। और बाकी मेम्ब्रेन जो होंगे उसमें क्या पाया जाएगा, फॉस्फोटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होगा ऑन अदर काइंड ऑफ लिपिड्स पे, चाहे वो गोल्जी बॉडी हो, चाहे ये आपके मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा तो आपका मेम्ब्रेन स्टेबल नहीं रह पाएगा। और किसमें, अच्छा कोलेस्ट्रॉल का, कोलेस्ट्रॉल का ना, जी हाँ, इसीलिए मैंने बोला स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी का मतलब कि मेम्ब्रेन आपका जब फ्लूइड फॉर्म में रहता है तो ज़्यादा स्टेबल है। उसको मतलब उसको किसी भी कंडीशन में, मतलब चाहे हाई टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर हो, उसको अपने आप को डायनामिक बना करके रखना है। अगर उसकी जो डायनामिक स्टेज है, अगर वो सीज होती है, चाहे वो प्रिजर्व होकर के, मतलब कि कूल होकर के, चाहे वो आपका मेल्ट होकर के, तो वो दोनों कंडीशन उसके लिए खराब है। सो ये स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, मतलब कि फ्लूइड को फ्लूइड नेचर में बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर आपका कोलेस्ट्रॉल है। दूसरा, ये कोलेस्ट्रॉल क्या है, आपका लिपिड डेरिवेटिव्स होता है। तो ये एक तरीके से सिग्नल देने का भी काम करता है, मतलब जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो कोई आने वाला पार्टिकल्स होता है, वहाँ से भी अटैचमेंट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इनका सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो किसमें है, दैट इज द टू मेंटेन द फ्लूइडिटी, और टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स में पाए जाने वाले जो आपका स्टेरॉल होता है वो क्या है। तो कंपोजिशंस आप देखिए यहाँ पे बाई वेट का, कि प्रोटीन का कंसंट्रेशन क्या है, वेट परसेंटेज कितना है, फॉस्फोलिपिड का कितना है, स्टेरॉल का कितना है, स्टेरॉल के टाइप्स क्या है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेबल है। यहाँ से सवाल आपके CSIR में भी बन चुका है और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बनते हैं। खास करके ये आपका ईस्ट को लेकर के, और आपका ये फंगस को लेकर के, मीन्स फंजाई को लेकर के, और इसके बाद आपका फंजाई को लेकर के, और ये माइलिन शीथ, ये 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लांट सेल्स में जनरली सब कोई जानता है कि यहाँ क्या पाया जाता है। तो ये प्लांट सेल्स हो गया, बाकी ये दोनों आपका क्या है, एनिमल सेल्स हैं। और ये आपका क्या है, प्रोटिस्टा है, ये भी आपका एनिमल में कैटेगरी में आता है। बाकी आपका ये क्या है, बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे सारे डोमेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं।
और इन सारे डोमेन्स में कैसा कोलेस्ट्रॉल आपका पाया जाएगा, पहले आप इसको समझिए। एस्टेरॉल क्या है? एक लिपिड डेरिवेटिव है, इनका लिपिड का कंटेंट कंपाउंड होता है जो कि आपके कार्बन की संख्या इसमें कितनी होती है? 20 होती है। 20 कार्बन के कंपाउंड से मिलकर के बना होता है। अब ये एस्टेरॉल का टाइप जो है वो क्या क्या है? एनिमल सेल्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या पाए जाएंगे? कोलेस्ट्रॉल पाए जाएंगे, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोनों में ही, माइलिन शीथ में भी, माउस लीवर में भी। ये दोनों एनिमल सेल्स हैं, दोनों में क्या पाया जा रहा है? कोलेस्ट्रॉल पाया जा रहा है। नीचे आपका मेज लीफ लिखा रखा है। जी मेज का मतलब होता है प्लांट है, ये आपका भुट्टा जिसे आप बोलते हैं, पॉपकॉर्न जो खाते हैं आप लोग, जिसमें कि ट्रांसपोजान की सबसे पहले डिस्कवरी की गई थी, बारबरा मैकक्लिंटॉक ने। क्या? अच्छा, ओके। ट्रांसपोजॉन की डिस्कवरी बारबरा मैकक्लिंटॉक ने किया था सबसे पहले भुट्टे में ही। ये जो ऐसे कर्नल्स में लगे हुए जो बाल होते हैं पीले पीले के, बीच बीच में कहीं कहीं से काले काले दिखाई दे जाते हैं, दिखता है, दिखा है ऐसा? जैसे जो भुट्टा आप लोग बारिश के मौसम में खाते हैं, सारे नॉर्मली जो जी में इसके सीड्स होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? येलो दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे देखिए हल्का ब्राउनिश या ब्लैक टाइप में दिखाई देता है। तो ये यही यही जो रीज़न था, इसी चीज़ को पता करने के लिए बारबरा मैकक्लिंटॉक ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने पाया कि ये जो एलिमेंट है, ये बाहर से आया हुआ है, मतलब दूसरे जीन का आकर के यहाँ पे आकर के हुआ है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और उस फिनोमेना का नाम उन्होंने दिया था, दैट इज़ द ट्रांसपोजिशंस। और ऐसे डीएनए के मॉलिक्यूल जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर ऑटोनॉमसली जा सकते हैं, उनको नाम दिया था ट्रांसपोजॉन। इनको बोला जाता है घुमक्कड़ एलिमेंट। बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाने वाले घुमक्कड़ एलिमेंट के नाम से फेमस है ट्रांसपोजान। ठीक है, ये घूमते फिरते रहते हैं, स्टेबल नहीं होते, कहीं पे जहाँ मन किया तहाँ दोस्ती यारी निभा लेते हैं, अपने आप से कट जाएंगे, अपने आप से आकर के वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। सो यहाँ पर आप देखिए कि एनिमल जो सेल्स होता है उनमें पाए जाने वाला जो कोलेस्ट्रॉल है, मतलब स्टेरॉल है, वो क्या? वो कोलेस्ट्रॉल है। जबकि अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें, ये भी एग्जाम में सवाल कई बार बने हैं, पता नहीं कि आप लोगों के एग्जाम में आया था कि नहीं आया था। प्लांट सेल्स में पाए जाने वाला स्टेरॉल जो होता है वो क्या होता है? साइटोस्टेरॉल के नाम से जाना जाता है। और ईस्ट मीन्स फंगस सेल से पाए जाने वाले जो आपके स्टेरॉल होते हैं वो अर्गोस्टेरॉल के नाम से जाना जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल, साइटोस्टेरॉल, अर्गोस्टेरॉल और स्टेगमेस्टेरॉल के नाम से जाना जाता है, जो पाया जाता है किसमें? दैट इज द प्रोटिस्टा में, मीन्स प्रोटोजोआ में, लाइक जमीवा में, पैरामीशियम में, इन सब में जो पाया जाएगा उसको आप स्टेगमोस्टेरॉल के नाम से जानते हैं। ई कोलाई में, मीन्स बैक्टीरियल सेल्स में, कोई भी स्टेरॉल आपका नहीं पाया जाता है। ये जीरो यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे एब्सेंट होता है। तो कई बार आपसे ये सवाल पूछा गया कि बैक्टीरियल सेल्स में पाए जाने वाला स्टेरॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल है, साइटोस्टेरॉल है, अर्गोस्टेरॉल है, नन ऑफ दीज है। तो नन ऑफ दीज का जहाँ पे आप ऑप्शन देखें वहाँ पे आप लगा दीजिए कि बैक्टीरियल सेल्स में कोई भी स्टेरॉल नहीं पाया जाता है। राइट। तो ये टेबल आपको तीन इंफॉर्मेशन देके जाता है कि जो आपके एनिमल सेल्स हैं, जो आपके प्लांट सेल्स हैं, जो आपके फंगस सेल्स हैं, जो आपके प्रोटोजोवन सेल्स हैं, उन सारे सेल्स में पाए जाने वाले जो आपके स्टेरॉल के डेरिवेटिव्स हैं, स्टेरॉल के जो टाइप्स हैं वो क्या हैं। बैक्टीरियल सेल्स में स्टेरॉल आपका नहीं पाया जाता है। तो ये टेबल से भी सवाल आपके बनते हैं, पार्ट बी वाले CSIR में ही बने हैं, और पहले जो आपके एग्जाम्स होते रहे हैं उनमें भी आपका ये क्वेश्चंस बना हुआ है। द प्रोटीन composition of a membrane from different sources varies even more widely than their the lipid composition। जो भी आपका लिपिड और प्रोटीन का कंपोजिशन मेम्ब्रेन में पाया जा रहा है, उनमें से अगर देखा जाए तो जो वेरिएशंस हैं वो ज़्यादा किस में दिखाई देती है? आपकी प्रोटीन में दिखाई देता है, एज कम्पेयर टू द लिपिड के। सो ग्लाइकोफोरिन्स जो कि आपका एक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट का डेरिवेटिव, जिसे आप ग्लाइकोप्रोटीन से बोलते हैं, और ये मेम्ब्रेन पे पाया जाता है आरबीसी के। कई बार के एग्जाम में ये आपका सवाल पूछा गया ग्लाइकोफोरिन्स को लेकर के, ग्लाइकोफोरिन्स क्या है, कहाँ पे ये पाया जाता है? तो ग्लाइकोफोरिन्स बेसिकली एक ग्लाइकोप्रोटीन है, डेरिवेटिव्स है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, और जो कि इरेथ्रोसाइट्स मींस आरबीसी सेल्स पे क्या होता है? पाया जाता है मेम्ब्रेन पे, जिसमें 60% of the mass consists of a complex oligosaccharide covalently attached to the specific amino acid residues, that is the serine, threonine and asparagine residues। ये important point है। सो ग्लाइकोफोरिन्स में, ग्लाइकोफोरिन्स क्या है? दैट इज द ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कि आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना होता है, और ये आरबीसी सेल्स के मेम्ब्रेन पे क्या होता है? पाया जाता है। और इस ग्लाइकोफोरिन्स का 60% जो मास है वो बेसिकली क्या है? कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ होता है, जहाँ पे स्पेसिफिकली अमाइनो एसिड रेसिड्यूज जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। वो कौन कौन से? सेरीन, थ्रियोनिन एंड एस्पेराजिन। तो ये आपके लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लाइकोफोरिन्स में कौन कौन से वो अमाइनो एसिड हैं जो कि
लिंकेज में क्या करते हैं, काम करते हैं, वो भी कैसा, दैट इज द कोवैलेंटली लिंकेज। तो सेरीन है जो कि सल्फर कंटेनिंग है, थ्रियोनिन है और एस्पराजीन है। ये 3 अमीनो एसिड्स हैं जो कि मिल करके लिंकेज बनाने के क्या करते हैं, काम करते हैं। The sugar moieties of a surface glycoproteins influence the folding of a protein as well as their stability in and intracellular destination। तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जाता है कि जो मेम्ब्रेन पे ऐसे ऊपर की तरफ पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट के मायोटीज होते हैं, उन कार्बोहाइड्रेट का मायोटीज का क्या रोल होता है। तो उनका रोल क्या क्या है यहाँ पे आप देख लिए ध्यान से। फोल्डिंग करने में हेल्प करता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का, जो प्रोटीन आपके पाए जाते हैं इंटीग्रल या पेरीफेरल, उनके फोल्डिंग में और उनके स्टेबिलिटी में प्रोटीन के, और इसके बाद इंट्रासेलुलर डेस्टिनेशन में, कि मतलब उनका सेल्स में कहाँ पे डेस्टिनेशन होगी, किस तरफ वो मूव करेंगे, कहाँ जाएंगे, इन चीज़ों को भी डिसाइड करने में हेल्प करता है आपका शुगर मायोटीज मीन्स कार्बोहाइड्रेट। तो लिपिड और प्रोटीन के अलावा जो कार्बोहाइड्रेट के मायोटीज आपके पाए जा रहे हैं मेम्ब्रेन पे, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। वो स्टेबिलिटी देते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को, प्रोटीन को फोल्ड करने में हेल्प करते हैं और उनके डेस्टिनेशन को भी बताने में हेल्प करते हैं। सो ये जो आपके ग्लूकोज के मायोटीज हैं मीन्स कार्बोहाइड्रेट के, दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। दे प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ लिगेंड मॉलिक्यूल्स टू द ग्लाइकोप्रोटीन सरफेस रिसेप्टर। जो भी कोई आपका सरफेस पे पाया जाने वाला ऐसा रिसेप्टर्स होता है, इन रिसेप्टर्स से सही तरीके से बाइंड करने के लिए, प्रॉपर तरीके से बाइंडिंग करने के लिए, ये कार्बोहाइड्रेट के मायोटीज जो होते हैं, जो कि मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन के सरफेस पे पाए जाते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो सवाल आपसे कैसे पूछा जाता है, दैट इज पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट इन मेम्ब्रेन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन, किस चीज़ में रोल ये प्ले करता है जो कि आपका मेम्ब्रेन पे पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, चाहे आपका ग्लाइकोप्रोटीन्स के नाम से हो, चाहे आपका सिंपली कार्बोहाइड्रेट के नाम से हो, इन दोनों नाम से सवाल आपका बन सकता है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स या नॉर्मली आपके जो कार्बोहाइड्रेट के मायोटीज होते हैं, ये मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स से ग्लाइकोप्रोटीन्स को बाइंड करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, या कोई फर्दर मॉलिक्यूल जो आता है उसको इंटरेक्शंस कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल aspects of a biological membrane, how they differ in the compositions of a protein and lipids and as well as carbohydrate from cell to cells, and what are their significance in the biological membrane stability and functions. Now we move to the all biological membranes share some fundamental properties, चाहे वो बैक्टीरियल का हो, चाहे वो एनिमल सेल्स का हो, चाहे वो प्लांट सेल्स का हो, जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होते हैं, कुछ उनमें फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या होती है, कॉमन होती है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं। नंबर पहला, जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होते हैं वो इम्परमिएबल होते हैं मोस्ट पोलर एंड चार्ज सॉलिड पार्टिकल्स। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, मोस्ट पोलर एंड चार्ज सॉल्यूट, राइट। जितने भी मॉलिक्यूल्स आपके पोलर होंगे या जितने भी मॉलिक्यूल्स आपके चार्ज वाले होंगे, उन सभी के लिए ये मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, इम्परमिएबल होती है, मतलब इनसे पास आउट होना पॉसिबल नहीं होता है। तो मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ पे मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हमने कुछ आयंस लिख दिए हैं लाइक इस तरीके से, और मान लीजिए कैल्शियम भी है, और इसके बाद आपका हाइड्रोजन भी है, और इसके बाद कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स हैं लाइक एज HF मॉलिक्यूल है, लाइक एज NH3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन सब का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, इसको आप बोलते हैं दैट इज द इम्परमिएबल इन नेचर। तो मेम्ब्रेन जो होती है, जो कि कॉमन फीचर फॉलो करता है, वो यही है कि सभी मेम्ब्रेन जो होते हैं वो सोल्यूट पार्टिकल का नेचर अगर चार्ज वाला होगा या आपके पोलर नेचर के होंगे, तो उनको अपने मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं होने देता है। इसको आप बोलते हैं दैट इज द इम्परमिएबिलिटी या इम्परमिएबल नेचर ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट चीज आपको बताया जा रहा है, दे अपीयर ट्राइलेमिनार व्हेन व्यू इन द क्रॉस सेक्शन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब कभी भी इनको क्रॉस करके देखा जाता है मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो ये ट्राइलेमिनार दिखाई देते हैं, 3 लेयर इनको दिखाई देती है, जिसमें आपको पता चलता है कि हाँ लिपिड की लेयर होती है और उसमें प्रोटीन का लेयर बना हुआ होता है। उसको आप बोलते हैं दैट इज अ ट्राइलेमिनार मॉडल लेयर, ट्राइलेमिनार बोलते हैं, 3 लेयर का दिखाई देना। तो ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो कि सारे मेम्ब्रेन क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और ये जो इनका जो ट्राइलेमिनार की थिकनेस होती है वो 5 से लेकर के 8 नैनोमीटर तक का थिक होते हैं, मीन्स उनकी मोटाई होती है मेम्ब्रेन की।
तो ये कॉमन जो फीचर्स थे ये सारे आपके जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होते हैं इनके द्वारा क्या किया था, शेयर किया जाता है। बाकी जो चीज़ें बताई गई उन चीज़ों में डिफरेंट होता है अलग अलग सेल्स को लेकर के। इस मेम्ब्रेन के आर्किटेक्चर को और इस मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट हैं उनमें उनका जो बनावट है या उनकी जो ओरिएंटेशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सभी चीज़ को बताने के लिए बेसिकली कई सारे मॉडल दिए गए हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो फेमस और मोस्ट एक्सेप्टेड है वो है आपका मॉडल दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है, क्वेश्चन ये दिया हुआ था, क्या क्या इसके बेसिक फीचर्स होते हैं, ये सारी चीज़ आपको क्या है पढ़नी है। सो सिंगर साहब ने इसको दिया था, जिसके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया गया, इनको नोबेल प्राइज़ से मिला। और इस मॉडल को लेकर के बहुत ज़्यादा तहलका मचा था लाइफ साइंस के फील्ड में कि इन्होंने क्या ऐसा मॉडल दे दिया, क्या चीज़ ये होता है। तो जैसा कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या बताता है कि मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले जो लिपिड्स हैं और जो प्रोटीन्स हैं इनका आपस में कैसा होता है, ओरिएंटेशंस होता है। कैसा ओरिएंटेशन कि लिपिड की जो लेयर होती है वो ऊपर और नीचे से होती है, और इसके बाद प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, बीच में जो धंसे हुए होते हैं या फिर उनके सरफेस पे जो है वो पाए जाते हैं। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फॉस्फोलिपिड जो कि आपका एक लिपिड का टाइप होता है, और मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला सबसे मोस्ट अबंडेंट आपका क्या है, लिपिड होता है। So phospholipids form a bilayer in which the non-polar region of the lipid molecules in each layer face the core। मतलब आपको बताया गया कि लिपिड के जो मोieties होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, बाई लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, और उनके जो नॉन पोलर रीजन है वो क्या करते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स के वो ईच लेयर फेस में क्या करते हैं, कोर बनाते हैं। मतलब कि इस तरीके से क्या होता है, उनका अरेंजमेंट होता है लाइक दैट। आपके जितने भी हाइड्रोफोबिक वाले पार्ट हैं वो सब के सब क्या हैं, अंदर में है। ये वाला आपका क्या है, हाइड्रोफोबिक है, और ये वाला क्या है आपका, हाइड्रोफिलिक है। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट होने की वजह से ये दोनों आपको क्या करते हैं, वाटर के मतलब ये जो आपका सपोज ये मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन के बाहर भी आपका पूरा क्या होगा, वाटरी मटेरियल होगा। और ये आपका मेम्ब्रेन है तो फिर इसके अंदर भी क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म के से बधे हुए होते हैं ये। तो वहाँ पे भी क्या होगा, आपका एक्वा स्पेस होगा। तो अरेंजमेंट इनका इस तरीके से रहता है कि जो आपके मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उन फॉस्फोलिपिड का जो हेड रीजन है, जिसको कि आप पोलर बोलते हैं, वो हमेशा एक्वस से क्या करता है, टच करता है, मतलब पानी में से टच रहता है। जबकि जो आपका टेल रीजन होता है, जो कि आपका फैटी एसाइल चेन से मिलकर के बना होता है, वो आपका नॉन पोलर नेचर का होता है। वो हमेशा अपने आप को इंटीरियर में मीन्स अंदर में क्या करता है, घुसा करके रखता है, ताकि उसका वाटर से एक्सपोजर ना हो पाए। और वाटर से एक्सपोजर अगर नहीं होगा तो बेसिकली प्रॉब्लम उसको नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है आपका वाटर में इनसॉल्युबल है, नॉन पोलर नेचर उसका होता है। तो दैट इज़ वाई उसको ऐसे जगह पे अरेंज किया जाता है, या ऐसे जगह पे अपने आप को अरेंज करता है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का पहला जो पॉइंट आपको क्या बताता है, यही बताता है कि जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके बेसिकली लिपिड का क्या करते हैं, बाई लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। और उस बाई लेयर में जो पोलर रीजन होता है, मतलब जो पोलर हेड होता है, वो आपका क्या होता है, बाहर साइड में होता है। और जबकि जो आपके नॉन पोलर वाले होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इनर साइड में पाए जाते हैं। आप सभी लोग जुड़े हैं कि चले गए? अच्छा, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता है कि पोलर हेड ग्रुप फेस आउटवर्ड। ये जो आपको पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको आप बोलते हैं दैट इज द पोलर। पहले आप यहाँ पे एक लिपिड के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। ये लिपिड का लेयर होता है जिसको ये वाले को आप बोलते हैं दैट इज द टेल रीजन। और ये आपका जो टेल रीजन होता है उसका नेचर कैसा होता है, दैट इज द हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। और इसको आप बोलते हैं दैट इज द हेड रीजन। और ये हेड वाला कैसा होता है आपका, दैट इज़ द हाइड्रोफिलिक रीजन का होता है, मतलब वाटर में क्या होगा, ये सॉल्युबल होगा। साथ साथ में ये जो आपका हेड होता है वो कैसा होता है, दैट इज़ द पोलर रीजन होता है, मतलब पोलर होता है। और आपका टेल जो होता है वो नॉन पोलर होता है। तीनों की बात आप समझ लीजिए कि हेड क्या है आपका, हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर में सॉल्युबल होगा, और उसका नेचर कैसा होता है, पोलर होता है। जबकि टेल जो है वो आपका हाइड्रोफोबिक है, मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। और उसको आप बेसिकली क्या बोलते हैं, दैट इज द नॉन पोलर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे ही दो लिपिड के मॉलिक्यूल्स मिल करके क्या करते हैं, बाई लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इन लिपिड के मॉलिक्यूल्स का जो ओरिएंटेशन होता है वो कैसा
कि जो आपका हेड वाला रीजन होता है जो कि वाटर सॉल्युबल है, ये आपका आउटर तरफ में क्या करता है, फेस करता है। मतलब मान लीजिए कि अगर आपका ये मेम्ब्रेन है सेल का, तो इस मेम्ब्रेन को थोड़ा हम लोग क्या कर रहे हैं, जूम करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो ये आपका आउटर लेयर हो गया, मतलब आउटर एरिया हो गया, ये आपका साइटोप्लाज्म का हो गया। तो ये वाला जो एरिया आपका कहाँ पे है, दैट इज साइटोप्लाज्म में है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। और ये आपका क्या, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब ये बाहर पाया जाएगा। तो दोनों साइड में जो कि आपका वाटर वाला एरिया है, मीन्स जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, उन वाटर वाले एरिया से कांटेक्ट करने के लिए लिपिड मॉलिक्यूल्स का जो ओरिएंटेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है कि दोनों के दोनों जो हेड ग्रुप होते हैं वो बाहर की तरफ अरेंज होते हैं, मीन्स बाहर तरफ निकले हुए होते हैं। और टेल वाला जो रीजन होता है वो क्या करता है, दैट इज द इनर की तरफ क्या होता है, अरेंज होता है, जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर का पाया जाता है। तो इस तरीके से इनका क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंटरेक्टिंग विद द एक्वस फेज ऑन द ईस्ट साइड, ये जो पोलर हेड वाले फेस होते हैं जिनको कि आप हेड रीजन बोलते हैं या हाइड्रोफिलिक रीजन बोलते हैं या पोलर रीजन बोलते हैं, ये वाले क्या होते हैं, एक्वस फेज से दोनों साइड में, मतलब कि दोनों साइड कौन कौन सा, मान लीजिए आपका ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ साइटोप्लाज्म में भी क्या होगा, फ्लूइड होगा। और दूसरा आपका मान लीजिए क्या है, आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है, तो यहाँ पे भी आपको क्या पाए जाएंगे, सेल वो पाए जाएंगे। सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि दोनों ही साइड में, मतलब मेम्ब्रेन का जो आपका आउटर साइड है, जो अंदर की तरफ में आपका साइटोप्लाज्म है, इन दोनों ही साइड में पाए जाते हैं इनके लिपिड के क्या है, पोलर ग्रुप। और पोलर ग्रुप का काम, मतलब नेचर कैसा है, दैट इज द पोलर ग्रुप का काम मतलब ये है कि ये आपके वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। इस तरीके से इनका क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन दिस बाइलेयर शीट held by hydrophobic interaction between the membrane lipids and hydrophobic domains in the protein। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे आपके पार्ट बी में सवाल बनता है। कैसे बनेगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। पूछा जाता है आपसे कि जो लिपिड का आपका सी होता है, उस सी में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, जिसको कि आप, जिसकी वजह से आप उसको क्या बोलते हैं, मोज़ैक बोलते हैं, राइट, क्या बोलते हैं, मोज़ैक बोलते हैं। तो लिपिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं, दैट इज फैटी एसिड, ये फैटी एसिड ही वो कंपोनेंट है जो कि फ्लूइड बनाता है, क्या बनाता है, फ्लूइड बनाता है। तो फ्लूइडिटी के लिए या फ्लूइड के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, फैटी एसाइल चेन। क्या है ये फैटी एसाइल चेन, ये लिपिड का मॉलिक्यूल है, ये आपके क्या है, इनका टेल रीजन है। ये वाला जो यहाँ से लेकर के यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप बोलते हैं फैटी एसाइल चेन। यही वो कंपोनेंट है जो कि इसको क्या बनाता है, फ्लूइड बनाता है। और इस लिपिड पे, लिपिड का जो पूरा समंदर जैसा दिखाई देता है, इस लिपिड में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जगह जगह पे क्या होते हैं, धसे हुए रहते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, दैट इज द मोज़ेक। इन दोनों कंपोनेंट को मिला करके मॉडल जो बना उसको आप बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो आखिरी पॉइंट है वो क्या कहता है कि प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द बाइलेयर शीट, जो बाइलेयर की शीट होती है ऊपर और नीचे की, उसमें प्रोटीन्स क्या होते हैं, धसे होते हैं। और उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसा, हेल्ड बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बिटवीन द मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड हाइड्रोफोबिक डोमेन्स इन द प्रोटीन। तो आपको बताया जा रहा है कि जो प्रोटीन्स आपके मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं वो आपके लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ में कैसे इंटरेक्शन होते हैं, हाइड्रोफोबिक रीजन से। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस क्या है ये आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ। और इन्हीं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से आपका प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो लिपिड से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आप इसको समझना चाहें तो आप इसको समझ सकते हैं। कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि ये जो प्रोटीन के मायोटीज होते हैं, उन प्रोटीन के मायोटीज का सेल्स में, मतलब मेम्ब्रेन में जो इंट्रैक्शंस होता है वो कैसा होता है, राइट। तो आपको यहाँ पे समझना होगा। सपोज कीजिए कि अगर मैं आपको यहाँ पे ये डायग्राम बना करके बताऊँ कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पे क्या है, ये मेम्ब्रेन है, सपोज कि आपका क्या है, मेम्ब्रेन है, राइट। और इस मेम्ब्रेन पे आपका क्या है, प्रोटीन के मायोटी जैसे बीच बीच में धसे हुए हैं। ओके, तो इन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स और लिपिड के मॉलिक्यूल्स का जो इंटरेक्शंस है उसके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। ये प्रोटीन को थोड़ा सा यहाँ पे जूम किया जाए तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपका ये प्रोटीन है और मान लीजिए आपका ये लिपिड का क्या है, हेड रीजन है, ऐसे।
तो इनके बीच में जो ये इंटरेक्शंस हो रहा है, ये आपका क्या है, पी है मीन्स प्रोटीन है, और ये आपका क्या है, फैटी एसिड का क्या है, हेड रीजन है, जो कि आपका पोलर रीजन का होता है। तो प्रोटीन और फैटी एसिड के बीच में पाया जाने वाला जो इंटरेक्शंस होता है, उनका नेचर कैसा है, दैट इज द हाइड्रोफोबिक नेचर। बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कई बार आपसे पूछा गया है सवाल में कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कि आपके धसे हुए हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स में, उनके और लिपिड के बीच में कैसा इंटरेक्शंस पाया जाता है। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बिटवीन द लिपिड मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोफोबिक डोमेन्स इन द प्रोटीन। तो इस प्रोटीन में जो हाइड्रोफोबिक डोमेन होगा वो, और लिपिड मॉलिक्यूल्स में आपके जो लिपिड होंगे वो, उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शंस पाया जाता है उसको आप बोलते हैं दैट इज द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। एक चीज आप ध्यान रखिए सही तरीके से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में जहां कहीं पे भी आपका बॉन्ड के इंटरेक्शंस की बात अगर आती है तो आप याद रखिएगा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बड़ा ही प्रीडोमिनेंट फॉर्म का इंटरेक्शंस होता है ना। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के बारे में आप थोड़ा सा जानते रहिए कि ये कहाँ कहाँ रोल आपका प्ले कर सकता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि प्रोटीन्स और लिपिड के बीच में जो बॉन्ड है वो भी बेसिकली आपका कैसा है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। यहाँ पर आपको फ्लूइड मेजरक मॉडल का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और आप यहाँ पे एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझिए। ये जो आपको स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई दे रही है ब्लू वाली, ये पूरा का पूरा जो ब्लू रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इनका हेड रीजन है। ये जो आपको यहाँ पे येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये इनका क्या है, टेल वाला रीजन है। तो इस तरीके से सारे के सारे आपके क्या है, टेल हैं, और ये पूरा आपका क्या है, हेड है। तो हेड एंड टेल का आपको ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके के कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स दिखाए जा रहे हैं। इन दोनों लिपिड के मॉलिक्यूल्स को लिपिड बाइलेयर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एक आपका ऊपर है, मतलब ये आपका लिपिड का हेड वाला है, ये आपका क्या है, टेल वाला है। ऐसे ही इसका क्या है, ये टेल वाला है, और ये क्या है, आपका हेड वाला है। तो इस तरीके से दो मॉलिक्यूल्स मिल करके लिपिड का बाई लेयर बनाने का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ओके, ये जो येलो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जस्ट लाइक अ सिलेंड्रिकल टाइप का, ये आपका क्या है, दैट इज स्टेरॉल है। अब अगर ये प्लांट की बात करेंगे तो ये कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, एनिमल सेल्स की बात करेंगे तो अलग हो जाएगा, मटेरियल सेल्स की बात करेंगे तो नहीं पाया जाएगा, फंगस की बात करेंगे तो अलग हो जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके के पाए जाने वाले जो स्टेरॉल है मीन्स कोलेस्ट्रॉल, तो यहाँ पर आपको ये दिखाया गया, इनकी पोजीशंस कहाँ कहाँ हो सकती है। मेम्ब्रेन में आपको कट किया था आपने, यहाँ पे दिखाई दिया। ऐसे ही आपके क्या है, जगह जगह पे धसे हुए पड़े हुए हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यही मैं इसकी मैं बात कर रहा था, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स की। ये ग्लाइकोप्रोटीन सेल्स को रिकॉग्नाइज करने में या एज अ सल्फस के रिसेप्टर्स के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ऐसे ही अगर लिपिड के साथ में जुड़ा हुआ होगा तो उसे आप क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड के नाम से जाना जाता है। तो ये सॉरी, ये आपका ग्लाइकोलिपिड्स है, और ये आपका क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है। दो फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे आपको दिखाई जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट जो कि आपका दो तरीके से जुड़ सकता है, दो तरीके से पाया सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये आपका ओलिगोसेकेराइड चेन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो आपका प्रोटीन के साथ में क्या है, ग्लाइकोजन मीन्स सॉरी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो आपके जुड़े हुए हैं, ये आपके कहलाते हैं दैट इज द ग्लाइकोप्रोटीन्स। यहाँ पर आपका लिपिड के साथ में कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है, जिसे आप बोलते हैं दैट इज द ग्लाइकोलिपिड्स। ओके, इसके साथ अब आते हैं प्रोटीन्स पे। तो ये जो आपकी प्रोटीन्स है उनका नेचर अलग अलग होता है। कुछ प्रोटीन्स के बारे में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दैट इज द पेरीफेरल प्रोटीन्स। पेरीफेरल का मतलब होता है बाह्य वाला, मतलब जैसे आपके अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो आपके नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा आपका होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरीफेरल का नर्वस सिस्टम से मतलब आप क्या समझते हैं, आपको बताया जाता है कि जो काम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कर रहा था उसी काम में मदद करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए जिस नर्वस सिस्टम की जरूरत पड़ती है उसको आप बोलते हैं दैट इज द हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है। ओके, सो उसको आप बोलते हैं पेरीफेरल। तो पेरीफेरल का मतलब होता है दैट इज अ बाहरी मीन्स आउटर साइड का। तो ऐसे ही इस मेम्ब्रेन पे तीन तरीके की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। पहला जो कि ऐसे इनके सरफेस पे ऐसे पाया जाता है मीन्स ऐसे ऊपर के साइड में, दूसरा जो कि ऐसे यहाँ पे धसे हुए रहते हैं, और तीसरा जो कि इस पूरे मेम्ब्रेन को क्या करता है, क्रॉस करता हुआ दिखाई देता है आपको। तो जो प्रोटीन्स आपका इस पार से मतलब साइटोसोलिक साइड से आपका आउटर साइड में पाया जाएगा, ऐसे मेम्ब्रेन जो कि ऐसे प्रोटीन जो कि पूरे मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन।
ये प्रोटीन जो होते हैं इनके बारे में आपसे सवाल क्या पूछा जाता है, ध्यान से समझिए। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका होता है आउटर साइज जो कि आपका साइटोसोलिक का होता है, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये बाहर का है, और ये आपका साइटोसोलिक का है। यहाँ और यहाँ पे पाए जाने वाले जो अमाइनो एसिड्स होंगे उनका नेचर अलग होगा। यहाँ पे जो पाया जाएगा वो अलग, यहाँ पे और यहाँ पे जो पाए जाएंगे एक जैसे रहेंगे, जबकि जो आपका मेम्ब्रेन में पाया जाएगा वो क्या होगा, अलग होगा। सपोज अगर यहाँ की बात हम लोग करें तो यहाँ पे कलर में चेंज कर लेता हूँ, ब्लू तो दिखेगा ही नहीं, रेड ले लेते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो आपका डोमेन होता है, जिसको कि ये यहाँ पे पाए जाने वाले जो आपके अमाइनो एसिड्स होंगे उनका नेचर अलग होगा। क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से समझिए। आपको पता है कि ये जो मेम्ब्रेन है वो कैसा है, दैट इज द लिपिड का बन के बना हुआ है, राइट। तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि वाटर में सॉल्युबल है, मतलब कि अगर आपका हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा तो वो इस मेम्ब्रेन को पास आउट नहीं कर पाएगा, राइट। कोई भी मॉलिक्यूल जो कि आपका वाटर सॉल्युबल होगा, मीन्स हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा, तो इस मेम्ब्रेन को पास आउट नहीं कर पाएगा डायरेक्टली। उसको पास करने के लिए मेम्ब्रेन चाहिए होगा या सरफेस पे रिसेप्टर चाहिए होगा। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल जो कि आपका क्या हो, लिपिड में सॉल्युबल हो, मतलब कि वो नेचर कैसा हो, दैट इज द हाइड्रोफोबिक हो। कैसा हो, हाइड्रोफोबिक हो, वो बड़े आसानी से क्या कर सकता है, मेम्ब्रेन को पास कर सकता है। सो इस मेम्ब्रेन को पास करने वाले जो अमाइनो एसिड्स होंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इन सब का नेचर कैसा होगा भैया, दैट इज द हाइड्रोफोबिक इन नेचर। कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स। यहाँ पे जो भी कोई प्रोटीन होगी, जिस किसी भी फॉर्म में होगी, अगर वो मेम्ब्रेन को पास आउट कर रही है तो मेम्ब्रेन को पास करने वाला जो एरिया आपका होगा, वो एरिया पूरा आपका कैसा होगा, दैट इज द हाइड्रोफोबिक नेचर का अमाइनो एसिड जो होगा वो पाया जाएगा। पहली इंफॉर्मेशन। दूसरा, ये हाइड्रोफोबिक के साथ साथ में यहाँ पे पाए जाने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं इनके कन्फर्मेशन क्या होती है। तो याद कीजिए, प्रीवियस क्लासेस में आपको प्रोटीन के कन्फर्मेशन के बारे में बताया गया, और उसमें आपको पढ़ाया गया है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या पढ़ाया गया, सेकेंडरी। सेकेंडरी में आपके दो फॉर्म पाए जाते हैं, एक तो अल्फा और एक आपका बीटा। मोस्ट ऑफ द केसेस में इस मेम्ब्रेन को स्पैन करने वाले, मतलब पास होने वाले जो सेगमेंट होते हैं, जो पार्ट होते हैं, वो आपके हाइड्रोफोबिक नेचर के अमाइनो एसिड के बने होते होते हैं, और इनमें यहाँ पे जो इनका कन्फर्मेशन होता है वो कैसा होता है, अल्फा फॉर्म होता है। कैसा, अल्फा। दो कॉम्बिनेशन आप याद रखिए कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में वो सेक्शन, वो सेगमेंट जो कि आपका मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, वहाँ पे पाए जाने वाले जो अमाइनो एसिड्स होंगे उनका नेचर कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। दूसरा, उनका कन्फर्मेशन कैसा होगा, अल्फा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम पे। लेकिन सम केसेस में देखा गया है बीटा बैरल भी पाए जाते हैं, मतलब बीटा कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है, पाया जाता है मेम्ब्रेन में। तो जो प्रोटीन्स आपकी यहाँ पे ट्रांसफर कर रही होगी, मीन्स यहाँ से यहाँ पे आ रही होगी, इतने वाले का कन्फर्मेशन या तो आपका अल्फा होगा या तो क्या होगा, बीटा बैरल के फॉर्म में होगा। और पाए जाने वाले जो आपके अमाइनो एसिड्स होंगे उनका नेचर हाइड्रोफोबिक होगा। हाइड्रोफोबिक क्यों होगा, क्योंकि अगर वो हाइड्रोफोबिक होगा तभी जा करके वो लायोफिलिक हो पाएगा, मतलब लिपिड में सॉल्युबल हो पाएगा। और लिपिड में सॉल्युबल होने वाले मॉलिक्यूल्स आसानी से मेम्ब्रेन से क्या कर सकते हैं, पास हो सकते हैं, मेम्ब्रेन में अच्छे से पाए जा सकते हैं। सो होपफुली ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं यहाँ पे पेरीफेरल प्रोटीन्स के बारे में और इंटीग्रल प्रोटीन्स के बारे में। ओके, पेरीफेरल का मतलब होता है कि जो आपके ऐसे मेम्ब्रेन पे ऐसे आउटसाइड में क्या हुआ है, लगे हुए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। पेरीफेरल प्रोटीन्स को आप एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, और इंटीग्रल जो प्रोटीन्स होता है उनको आप इंट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो मेम्ब्रेन के सरफेस पे पाए जाने वाले जितने भी प्रोटीन्स होंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस तरीके से इनको आप क्या बोलेंगे, दैट इज द पेरीफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और इनके बीच में जो लिंक्ड होता है, मतलब यहाँ पे कैसा है, कोवलेंटली लिंक्ड है। किसका, ये प्रोटीन का और लिपिड के मायोटीज के, इनके बीच में लिंकेज कैसा, दैट इज द कोवलेंटली लिंकेज है।
जबकि आपका जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, दैट मीन्स आपके जो मेम्ब्रेन के अंदर में धसे हुए होते हैं, मेम्ब्रेन को पास करने वाले नहीं, अगर देखा जाए तो ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी आपका एक इंटीग्रल प्रोटीन का क्या है, पार्ट है। जिसमें इंटीग्रल प्रोटीन्स बेसिकली जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे धसे हुए होते हैं, मतलब यहाँ पे ऐसे आपको दिखाई देते हैं लाइक दैट, इस तरीके से। लेकिन ट्रांस मेम्ब्रेन क्या है, आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा स्पैन कर जाता है। यही डिफरेंसेस है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ अ काइंड ऑफ अ इंटीग्रल प्रोटीन। सो इंटीग्रल जो प्रोटीन होगा आपका मेम्ब्रेन में पाया जाता है, शांति से अपना पड़ा रहता है, अलग अलग में वो काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि फ्लूइड मुजक मॉडल में जो आपके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी आप याद रखिए कि जो आपका फैटी एसिड। हाँ, कि किस में डिफरेंस पूछ रही हैं आप? ये जो स्ट्रक्चर आप देख रही हैं ना, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का ही स्ट्रक्चर है, ये वाला पूरा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप जो देख रही हैं, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ही है। इंटीग्रल प्रोटीन का ही टाइप है ट्रांस मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया कि जो प्रोटीन ऐसे धसे हुए रहते हैं इनको आप बोलते हैं दैट इज द इंटीग्रल। जो आपके ऐसे सरफेस पे होंगे उनको आप बोलते हैं पेरिफेरल। जो दोनों को ऐसे पास आउट कर जाएं उसको आप बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन। तो ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्रोटीन होती है वो इंटीग्रल प्रोटीन का ही क्या एक टाइप है, स्पेशल काइंड ऑफ अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अगर आप सिर्फ इसकी अगर बात करते तो ये क्या कहलाता है आपका इंटीग्रल। यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो क्या कहलाएगा, दैट इज द ट्रांस मेम्ब्रेन। तो ये इंटीग्रल जो प्रोटीन आपको दिया हुआ है, इसका इंटीग्रल से मतलब होता है कि जो मेम्ब्रेन में धसे हुए हों, अगर उनकी जो लंबाई है या उनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर वो दोनों ही सरफेस को मतलब कि आउटर वाले को भी और साइटोप्लाज्म वाले को दोनों को क्रॉस कर रहा है मल्टीपल टाइम या सिंगल टाइम, तो ये एक्चुअली सिंगल टाइम है। कुछ प्रोटीन्स आपके ऐसे भी होते हैं, जैसे यहाँ से शुरुआत किया लाइक दैट, इस तरीके से, जिसको आप मल्टी पास प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसे ऐसे रहते हैं प्रोटीन्स। तो इनको भी आप क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन, जो कि मल्टी पास है। और ये ट्रांस मेम्ब्रेन जो कि सिंगल पास है, मतलब एक बार गया है, बस एक ही बार गया हुआ है। तो इंटीग्रल प्रोटीन से कंफ्यूज ना होइए, इंटीग्रल प्रोटीन का ही एग्जाम्पल है, क्या ही फॉर्म है आपका, क्या, ट्रांस मेम्ब्रेन। ठीक है वंदना। डिफरेंस डिफरेंस आपको अभी भी बता रहा हूँ। डिफरेंस आपका ये होता है कि जितने भी आपके ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हैं वो सारे के सारे आपके इंटीग्रल प्रोटीन हैं, लेकिन सारे इंटीग्रल प्रोटीन आपके ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है। मतलब जो प्रोटीन सिर्फ आपका यहाँ पे ऐसे धसा हुआ होगा, मीन्स इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे लाइक दैट, ये आपका जो दिखाई दे रहा है, इसको अगर आप समझिए तो ये आपका क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है। ये सारे जो पीले पीले वाले दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये स्टेरॉल। लेकिन आप समझने के लिए समझिए कि ये क्या है, आपका इंटीग्रल प्रोटीन है। हाँ, हाँ। और आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ऑल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर द एग्जांपल ऑफ अ इंटीग्रल प्रोटीन्स, बट नॉट ऑल इंटीग्रल प्रोटीन्स आर द एग्जांपल ऑफ अ ट्रांसमेम्ब्रेन। सारे इंटीग्रल प्रोटीन्स आपके ट्रांसमेम्ब्रेन का काम नहीं कर सकते हैं। जैसे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली आपको कैसा है, ट्रांसमेम्ब्रेन का है, जो कि दोनों तरफ आपका पास आउट हो चुका है, राइट, ऐसे, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको एक जूम करके दिखाया गया है कि ट्रांसमेम्ब्रेन जो प्रोटीन है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये आपका साइटोसोलिक मीन्स बाहर वाला है, ये आपका साइटोसोलिक है, और ये आपका अंदर का है। तो ये जो पोर्शन आपको यहाँ पे बताया जाता है, इससे सवाल आपके बनते हैं कई बार, जिनके बारे में मैंने 3 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट बताई है। नंबर पहला, कि इनका जो नेचर होगा कैसा होगा, दैट इज द हाइड्रोफोबिक होगा। हाइड्रोफोबिक क्यों होगा, क्यों क्यों नहीं होगा, ये बता दिया आपको। और दूसरा, यहाँ पे अल्फा एंड बीटा बैरल फॉर्म पाया जाता है, बीटा फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स पाई जाती है।
तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इनके जो लेंथ होती है लगभग 20 अमाइनो एसिड्स लगते हैं इन मेम्ब्रेन को पास आउट होने के लिए। आपको अच्छे तरीके से पता है कि अल्फा और बीटा हेलिक्स सीट में या अल्फा हेलिक्स में जो दो अमाइनो एसिड के बीच का डिस्टेंस होता है वो कितना होता है। तो अगर आपका मेम्ब्रेन की जो लेंथ होती है वो 70 नैनोमीटर के आसपास मानी जाती है, तो 70 नैनोमीटर को क्रॉस करने के लिए आपके 20 मिनिमम अमाइनो एसिड क्या होते हैं वो लगते हैं। तो इनका नंबर भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए पेरिफेरल प्रोटीन्स के बारे में आपको बताया जा रहा है कि पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या क्या है। जैसे ये भी आपकी क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन्स है जो कि बाहर से लगी हुई है। ये भी आपका पेरिफेरल प्रोटीन्स है जो कि आपका बाहर लगा हुआ है, लिपिड मॉलिक्यूल से कोवलेंटली जुड़े हुए हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया गया ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में। सवाल यहाँ पे बनता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में फ्लूइड क्या है, मोज़ेक क्या है और कौन से मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, फ्लूइड का मतलब ये बताया जाता है कि इस मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले जो आपके प्रोटीन मायोटीज हैं, पाए जाने वाले जो आपके लिपिड मायोटीज हैं, दे आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन देयर ओन एक्सिस। मतलब ये जो ऊपर वाली लेयर है, इस लेयर के जो प्रोटीन के और लिपिड के मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, इनकी ये कंडीशन जो होती है वो डायनामिक होती है, मतलब ये फिक्स्ड नहीं होते हैं, जस्ट लाइक ये फ्लूइड होते हैं। तो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स क्या करता है, मूव कर सकता है। सो अपने ही लेयर में मेम्ब्रेन के पाए जाने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक एज आपका प्रोटीन है, लाइक एज आपका लिपिड है, दे आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दैट इज वाई आप उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। और ये जो फ्लूइड नेचर है वो किसकी वजह से, वो है आपका फैटी एसाइल चेन। किसकी वजह से, फैटी एसाइल चेन। ये वो फैक्टर है या ये वो कारक है जिसकी वजह से आपका मेम्ब्रेन क्या होता है, आपका फ्लूइड होता है। और मोज़ेक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोज़ेक। तो मोज़ेक का मतलब है यही कि ये सपोज कीजिए पूरा समंदर है किसका, आपका लिपिड का, और इस समंदर में छोटे छोटे क्या है, आपके नाव हैं ये, जिनको आप बोलते हैं मोज़ेक। इसी को मिला करके आपका जो चीज़ बना है उसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमको क्या बताता है कि मेम्ब्रेन जो होती है वो बेसिकली लिपिड और प्रोटीन्स की मिलकर के बनी होती है, जिसमें लिपिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं कि आउटर और इनर दोनों साइड में लिपिड का जो आपका हेड रीजन होता है जो कि आपका सॉल्युबल होता है, वो सरफेस क्या होता है, वाटर से एक्सपोज होता है। जबकि आपका जो हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, मतलब जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, वो आपका किसी से एक्सपोज नहीं होता, वो इंटीरियर में क्या होता है, बना हुआ रहता है। तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में क्या चीज़ सही है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, तो ओरिएंटेशन ऑफ द प्रोटीन्स इन द बाइलेयर इज असिमेट्रिक, मतलब उनका कोई सिमेट्री नहीं होता है, असिमेट्रिकल होते हैं। गिविंग द मेम्ब्रेन साइडनेस, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन में क्या होता है, साइडनेस होती है, मतलब आपको दिखाई देता है कि हाँ ये साइटोसोलिक साइड है या ये आउटर साइड है। द प्रोटीन डोमेन्स एक्सपोज्ड ऑन वन साइड ऑफ द बाइलेयर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज एक्सपोज्ड ऑन द अदर साइड्स, रिफ्लेक्टिंग द फंक्शनल असिमेट्री। ये भी सवाल, ये भी पॉइंट आपके CSIR के एग्जाम में आ चुका है। कैसे पूछा था, ध्यान दीजिए। पूछा ये था कि जो मेम्ब्रेन के आउटसाइड में और साइटोसोलिक साइड में पाए जाने वाले प्रोटीन्स होते हैं या पाए जाने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स का नेचर कैसा होता है, क्या स्टेटमेंट सही है। तो उस स्टेटमेंट को लेकर के आपसे सवाल आपसे पूछा जाता है कि क्या दोनों साइड में पाए जाने प्रोटीन्स आपके सही सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं। जब डिफरेंट होते हैं तो किस में होते हैं, ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा द प्रोटीन डोमेन्स एक्सपोज ऑन द साइड ऑफ अ बाइलेयर, मतलब एक साइड में सपोज कीजिए कि अगर आपका मेम्ब्रेन है तो ये आपका क्या है, साइटोसोलिक साइड है सपोज कीजिए, और ये क्या आपका एक्स्ट्रा सेलुलर है, राइट। तो आपको यहाँ पे बताया गया कि इस साइड में पाए जाने वाले जो प्रोटीन के मायोटीज होंगे वो अलग होंगे, और इस साइड में पाए जाने वाले जो प्रोटीन होंगे वो क्या होंगे, अलग होंगे। तो यही आपको बताया जा रहा है कि मेम्ब्रेन पे जो भी प्रोटीन्स आपकी आउटर और इनर में पाई जाती हैं उनका नेचर जो होता है वो अलग अलग पाया जाता है। ओके,
अ, अगर अभी आप में से किसी को भी यहाँ तक कि क्लास में कोई कुछ दिक्कत हो, कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है। मतलब ऐसा जो कि कुछ समझ में ना आ रहा हो कि सर आप कंटिन्यू पढ़ाया जा रहा है, कुछ पूछ नहीं रहे। कौन सा प्रोटीन? हाँ, देखिए, ऐसे समझिए ये आपका मेम्ब्रेन है और ये आपका कोई ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, राइट? यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला जो पार्ट होगा, जो कि मेम्ब्रेन के अंदर में है, ये लेकर के यहाँ तक का, यहाँ पे पाए जाने वाले जो अमीनो एसिड्स होंगे उनका नेचर होगा, अमीनो एसिड्स का उनका नेचर कैसा होगा? दैट इज द हाइड्रोफोबिक। हाँ, बिल्कुल भैया, यहाँ यहाँ पे जो प्रोटीन पाई जाएगी उसका नेचर अलग होगा, यहाँ पे जो पाई जाएगी अलग होगा, यहाँ पे भी जो पाई जाएगी अलग होगा। यही तो बता रहा हूँ। इन दोनों साइड में पाए जाने वाले जो प्रोटीन्स के अमीनो एसिड्स होंगे उनका नेचर कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक होगा। कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक होगा। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन जो आपके यहाँ पे पाए जाएंगे उनका नेचर कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपकी जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब पीएम, ये जो मेम्ब्रेन होती है वो खुद में अपने आप में कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है, लिपिड की बनी हुई होती है और लिपिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। दैट इज वाई वहाँ पे पाए जाने वाले जो अमीनो एसिड्स होंगे वो भी आपके वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे। कैसे होंगे? लिपिड सॉल्युबल होंगे। अभी समझ में आया? हाँ जी। ओके। और किसी को कुछ सवाल है? अच्छा, पूछिए पूछिए। क्या पूछे? उन दोनों का डिफरेंट नेचर होगा। मतलब देखिए, सॉल्युबिलिटी की बेस पे देखेंगे तो यहाँ वाली जो होगी और यहाँ वाली जो होगी, दोनों के दोनों आपके कैसे होंगे? हाइड्रोफिलिक होंगे, है ना? लेकिन सेम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि जो प्रोटीन्स आपका, जो अमाइनो एसिड आपका यहाँ पे पाया जा रहा है वही आपका यहाँ पे पाया जाएगा। इनका और इनका नेचर जो होगा अलग अलग होगा। ये वाली पूरी की पूरी प्रोटीन एक ही है। हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं एम्पीपैथिक। वो होता ही है, यही है। जो जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं उनको एम्पीपैथिक प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनका नेचर दोनों होता है। उनके कुछ पार्ट जो कि यहाँ पे कवर करते हैं वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, बाकी यहाँ और यहाँ वाले जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो ऐसे प्रोटीन्स को हम एम्पीपैथिक अभी आगे पढ़ाएंगे भी आपको, उनको वही बोलते हैं। ठीक है। हाँ, और जो आपको चीज़ यहाँ से पूछा जाता है उसको तो आपने ध्यान नहीं दिया। यहाँ से आपका पूछा जाता है कि ये वाला जो पोर्शन है प्रोटीन का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यहाँ पे पाए जाने वाले जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। और पूछा जाता है कि ये मतलब कौन से कन्फर्मेशन में पाए जाते हैं। तो जानते रहिए 90% से ज़्यादा जो मेम्ब्रेन की प्रोटीन होती है वो अल्फा फॉर्म में पाई जाती है। लेकिन कुछ परसेंट में, लगभग का 5 to 10% के आसपास में, बीटा बैरल के फॉर्म में भी पाया जाता है। तो कभी कभी आपको स्टेटमेंट सही करने के लिए दे देता है और पूछता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है इन ट्रांस मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स के बारे में। तो वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग खपाना पड़ता है कि क्या उस वाले कंडीशन में, जो रेयर कंडीशन में यूज होते हैं ना, वो भी आ जाते हैं। तो उसको ध्यान दीजिएगा।
मेम्ब्रेन को एक बार स्पैन करने के लिए यहाँ से नियरली 20 अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। और ये डिपेंड करेगा कि ये अमाइनो एसिड का जो प्रोटीन बना हुआ है उस प्रोटीन का कन्फर्मेशन कैसा है। अल्फा होगा तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स अलग आएंगे, और बीटा होगा तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स अलग आएंगे। चूंकि मोस्ट ऑफ द केसेस पे अल्फा होता है, दैट इज वाई यहाँ पे एक नियर बाई दिया गया 20 अमीनो एसिड्स। हाँ, अल्फा हुआ तो उससे कम आएगा, क्योंकि बीटा में जो है डिस्टेंस ज़्यादा होती है। ओके, आगे बढ़ें। क्या अभी भी कुछ डाउट है? कुछ बोल नहीं रहे हैं आप लोग, क्या बात है? अच्छा। हाँ, बात तो सही है, समझ में सबको आ रहा है, और सभी लोग अभी जुड़े भी हैं, 10 लोग हैं अभी क्लास में। अच्छी बात है ये तो। नींद जब आने लगे तो फिर थोड़ा सा बता दीजिएगा, मैं दो चार सवाल पूछ दूंगा, नींद उड़ जाए, खत्म हो जाएगी। दो चार सवाल पूछ दो। अच्छा, मतलब सवाल पूछने वाली बारी आ गई है, मतलब ये आप लोगों को अब नींद आ रहा है बेसिकली। हाँ, चलिए आते 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 हैं थोड़ा सा पीछे वाले स्लाइड्स पे, फिर आप लोगों से सवाल यहाँ से पूछते हैं। कई सारा सवाल मैंने यहाँ पे बताया भी था, देखते हैं कि वो चीज़ें आप लोगों को याद भी है कि नहीं है। सबसे पहला चीज़ तो ये कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होती है, उस इनर मेम्ब्रेन के लिपिड्स को लेकर के सवाल पूछे जाते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के में पाए जाने वाले जो लिपिड्स होते हैं, उन लिपिड्स का नाम क्या है? वेरी गुड, कार्डियोलिपिड्स। ओके। बैक्टीरिया के केस में जो आपका पीछे वाली स्लाइड में था, बैक्टीरिया के केस में पाया जाने वाला जो स्टेरॉल होता है वो कौन से टाइप का होता है? वेरी गुड। स्टिग्मोस्टेरॉल किस कैटेगरी के प्लांट, मतलब किस कैटेगरी के सेल्स में पाया जाने वाला आपका स्टेरॉल है? और अर्गोस्टेरॉल? चलिए, वेरी गुड। तो मुझे जरा बताइए कि जो आपका ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के इस साइड से इस साइड जाने के लिए जो आपकी प्रोटीन्स पाई जा रही है, उन प्रोटीन्स के यहाँ वाले पार्ट को, सपोज अगर आपका ये ए है और यहाँ आपका मान लीजिए आपका पार्ट बी है, बीच में आपका ये पार्ट बचता है ये, इस वाले पार्ट का जो नेचर होगा इस वाले पार्ट से कैसे डिफर है? सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे बताइए, और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड के बेसिस पे, मतलब उनके नेचर के बेसिस पे। हाँ, क्या होगा? मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले जितने भी डिफरेंट काइंड्स के लिपिड्स के फॉर्म हैं, उन मेम्ब्रेन में उन फॉर्म्स में से सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट फॉर्म मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला लिपिड्स कौन सा है? फॉस्फेटिडाइल कोली। प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ करके। और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बात किया जाएगा तो क्या बताएंगे? कोलेस्ट्रॉल क्या होगा उसमें ज़्यादा होगा।
ओके, ग्लाइकोलिपिड्स का या ग्लाइकोप्रोटीन्स का फंक्शन क्या होता है मेम्ब्रेन में? ओके, हाँ, फोल्डिंग में और स्पेसिफिक बाइंडिंग दोनों में क्या करता है? हाँ, जी हाँ, सरफेस के थ्रू होने वाले जितने भी फंक्शंस होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। ओके, नहीं, एमएससी मॉलिक्यूल एक्चुअली वो सरफेस पे पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन लेकिन उनका भी नेचर ग्लाइको ही होता है। जैसे एंटीबॉडी भी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। एंटीबॉडी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन होती है। रिसेप्टर मॉलिक्यूल, रिसेप्टर को बेसिकली आप एग्जैक्टली आप वो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनका जो लोकेशन होती है ना, वो ऐसे इस तरीके से पाई जाती है। हाँ, रहता उनका अंदर में ही पोर्शन है, यहाँ पे ऐसे कुछ। हाँ, मल्टी पास का एग्जांपल आता है इस तरीके से, ऐसे। सेल के सरफेस पे पाया जा सेल के सरफेस पे पाए जाने वाला अगर रिसेप्टर की बात करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उनका नेचर वही होता है, दैट मीन्स कि ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं, और वो ट्रांसमेम्ब्रेन भी हो सकते हैं, लेकिन सारे रिसेप्टर हों ऐसा जरूरी नहीं है। ग्लाइकोप्रोटीन, वहाँ पे देखिए चैनल प्रोटीन भी काम आती है, कैरियर प्रोटीन भी काम आता है, लेकिन उनका नाम अलग अलग है। लेकिन टेक्निकली अगर देखेंगे, तो उनका जो बेस मीन से एंसेस्टर है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ही है। क्योंकि अगर आप चैनल प्रोटीन का भी स्ट्रक्चर अगर आप देखा होगा आपने, तो ऐसे आप देखिए दोनों तरीके से क्या होता है, पूरा ऐसे कवर किया हुआ रहता है। और यहाँ पे ऐसे क्या होता है, मतलब कि कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यहाँ से जाता है, और अगर आप उसको कैरियर प्रोटीन की बात करेंगे तो भी आपको दिखाई देगा। तो यहाँ क्या इस तरीके से होता है, तो ये कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, सेल सरफेस रिसेप्टर, ये सारे के सारे आपको क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की कैटेगरी में आने वाले एग्जांपल्स होते हैं। अभी आगे आप मेम्ब्रेन में बहुत कुछ पढ़ेंगे, अभी तो आज मेम्ब्रेन की पहली क्लास है। अभी आप सिर्फ बेसिक चीज अभी आप बेसिक चीज देख रहे हैं, फिर उसके बाद आपको इस मेम्ब्रेन का डायनामिक भी पढ़ना है। क्या चीज, क्या मॉडल? अच्छा, नींद आ गया था। ओके, फिगर कहाँ चला गया? ओके, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में कुछ चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। नंबर पहला, उन्होंने यही बताने की कोशिश की थी कि ये जो आपका फ्लूइड है, ये फ्लूइड किसकी वजह से है, फ्लूइड इनका जो नेचर है वो कैसा है, दैट इज़ द जो फैटी एसिड्स होते हैं, उन फैटी एसिड्स के फैटी एसाइल जो चेन होती है, उन चेन की वजह से इनका नेचर कैसा होता है, फ्लूइड होता है, राइट। तो मतलब जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनके फ्लूइडिटी के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और मोज़ेक का मतलब होता है कि ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल जस्ट लाइक क्या, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका पूरा ये आपका जो ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है समंदर है, तो समंदर में से छोटे छोटे क्या है, ये नाव है। तो उसके तरीके से उनको धंसे हुए रहते हैं जगह जगह पे। आपका जो समंदर है उसमें कहीं कहीं दूर दूर पे आपको दिखाई देता है कि एक नाव वहाँ पे है, एक नाव यहाँ पे है, लाइक दैट। ऐसे ही प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो धंसे हुए रहते हैं इस समंदर में, लिपिड के समंदर में प्रोटीन के मॉलिक्यूल धंसे हुए रहते हैं, उनको आप बोलते हैं दैट इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो यहाँ पे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। नंबर पहला पेरिफेरल प्रोटीन, नंबर दूसरा इंटीग्रल प्रोटीन, नंबर तीसरा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन को आप एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है,
एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाहर वाली प्रोटीन, तो इनको आप एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन का मतलब होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, मतलब अंदर वाली। ओके। ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्रोटीन होती है वो बेसिकली एम्पीपैथिक के नाम से जानी जाती है। पेरिफेरल जो प्रोटीन्स होती है इनका लोकेशंस कहाँ पे होगा, ये मेम्ब्रेन का जो सरफेस वाला एरिया होता है ऐसे यहाँ पे धसे हुए रहते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। और इंटीग्रल का मतलब होता है कि ये इनमें क्या होता है, ऐसे धसे हुए रहेंगे। हो सकता है कि ये आपके इस वाले मेम्ब्रेन के ऐसे धसे हुए हों, या हो सकता है आपका इस वाले मेम्ब्रेन में धसे हुए हों, या हो सकता है मेम्ब्रेन को पूरा का पूरा क्रॉस कर रहे हों। जब ये क्रॉस कर जाएंगे तो आप इनको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन, नहीं क्रॉस करेंगे तो इंटीग्रल। तो इंटीग्रल में कहाँ से, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में फ्लूइड क्या है और मोज़ेक क्या है, तो आप बताते हैं फ्लूइड क्या है, लिपिड है, और मोज़ेक क्या है, आपका प्रोटीन है। प्रोटीन का मतलब कि धसा हुआ। हाँ, और ये जो आपके मेम्ब्रेन होती हैं ये लिपिड की बाइलेयर होती है, और इनका ओरिएंटेशन कैसा होगा, कुछ इस तरीके से। जो इनके हेड वाले रीजन होंगे वो दोनों आपके क्या होंगे, बाहर बाहर साइड में होंगे, और जो आपके इनके टेल वाले रीजन होंगे वो अंदर साइड में होंगे। ये भी आउटर, ये भी आउटर। तो हमेशा आपको पढ़ाया जाता है कि जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्लूइड मतलब मेम्ब्रेन में, ये हमेशा इनका जो हेड वाला रीजन होता है वो आउटर फेस पे पाया जाता है। फिर ओके। सो आपको यहाँ पे बताया जा रहा था कि जो ओरिएंटेशन होता है प्रोटीन्स का लिपिड बाई लेयर में वो असिमेट्रिकल होता है, और जिसकी वजह से साइडनेस दिखाई देता है, मतलब अलग अलग साइड्स के दिखाई देते हैं। और दोनों साइड में पाए जाने वाले जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब प्रोटीन होता है, डोमेन्स होते हैं, उनका नेचर क्या होगा, अलग अलग होगा, और उनका फंक्शंस भी क्या होता है, अलग परफॉर्म वो करते हैं। द इंडिविजुअल लिपिड्स एंड द प्रोटीन यूनिट्स इन a membrane form fluid mosaic। एक आपका जो लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के यूनिट्स होते हैं उनको मिल करके आपको क्या बनाता है, दैट इज द फ्लूइड मोज़ेक बनाता है। द मेम्ब्रेन मोज़ेक इज फ्लूइड बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शंस अमंग इट्स कंपोनेंट्स आर नॉन कोवेलेंट। आपको बताया जा रहा है कि मेम्ब्रेन का जो नेचर है, मतलब मेम्ब्रेन जो मोज़ेक है वो फ्लूइड है। फ्लूइड क्यों है, क्योंकि वहाँ पे पाए जाने वाले जो इंटरेक्शंस हैं वो आपके सब क्या हैं, नॉन कोवेलेंट। और नॉन कोवेलेंट में सबसे ज़्यादा कौन सा है, दैट इज द हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है इस मेम्ब्रेन को फ्लूइड बनाने के लिए। तो कभी कभी पूछा जाता है द केमिकल बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लूडिटी या रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लूइड नेचर ऑफ अ मेम्ब्रेन। आप वहाँ पे बताते हैं कि जो फ्लूइड नेचर है वो किसकी वजह से है, दैट इज द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की वजह से। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा डोमिनेंट फॉर्म में पाया जाने वाला इंटरेक्शन होता है मेम्ब्रेन में। सो मेम्ब्रेन में आपने देखा था कि 3 तरीके की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो नंबर पहला आपका क्या, दैट इज़ द इंटीग्रल प्रोटीन्स, जिसको कि आप एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। तो इनके बारे में कुछ-कुछ प्रॉपर्टी है। दे आर वेरी फर्मली एसोसिएटेड विद द लिपिड बाइलेयर एंड आर रिमूवेबल ओनली बाय द एजेंट्स दैट इंटरफेयर विद द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ये जो आपके इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन आपका मान लीजिए ये है, मेम्ब्रेन से सॉरी, मेम्ब्रेन में इनका जो इंटरेक्शंस होगा इनके साथ में इंटीग्रल वाले का कैसा होगा, दैट इज द हाइड्रोफोबिक होगा। और इन हाइड्रोफोबिक बॉन्ड को तोड़ने वाले एजेंट ही इनको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मतलब इंटीग्रल प्रोटीन्स का रिमूव करना उतना आसान नहीं होता है। इनको रिमूव करने के लिए स्पेसिफिक काइंड के आपको एजेंट्स लगाने पड़ते हैं, जैसे डिटर्जेंट्स हो गया, या ऑर्गेनिक आपके सॉल्वेंट हो गए, या डीनेचुरेंट हो गया। मतलब कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो कि हाइड्रोफोबिक के नेचर को क्या कर सके, ब्रेक कर पाए, और उसके बॉन्ड को क्या कर सके, हटा सके, वो वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा आपका इंटीग्रल प्रोटीन्स को क्या करेगा, अलग करने में हेल्प करता है। ओके। तो नेक्स्ट आपका है पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो पेरिफेरल का मतलब होता है बाहर वाले, जो कि वो आउटर सरफेस पे लगे हुए होते हैं। सो दे आर द एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस क्या है, आपका सिर्फ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में होने वाला इंटरेक्शंस होता है। यहाँ पे कोई बॉन्डिंग नहीं होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बेसिकली क्या है आपके मतलब कि कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मीन्स नाइट्रोजन और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन,
और इसके साथ में दूसरा जुड़ा हुआ हाइड्रोजन के बीच में क्या है, एक इंटरेक्शन होता है। तो ये दोनों के दोनों बॉन्ड कैसे होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं, right, with the hydrophilic domains of the integral proteins and with the polar head of the group of the membrane। तो पेरिफेरल जो प्रोटीन्स होते हैं उनका कहाँ कहाँ पे जुड़ाव होता है, ध्यान दीजिए। बता रहा है कि लिपिड का आपका जो ये वाला जो हेड रीजन होता है, ये वाला रीजन हेड का, इसके और आपका जो प्रोटीन है उन प्रोटीन्स का जो हाइड्रोफिलिक डोमेन्स होता है उनके बीच में क्या होता है, इंटरेक्शंस होता है। मान लीजिए आपका ये प्रोटीन है और इसका ये क्या है, हाइड्रोफिलिक डोमेन्स है। कैसा है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक डोमेन्स और आपका ये हेड, इन दोनों के बीच में क्या पाया जा रहा है, इंटरेक्शंस पाया जा रहा है। कौन कौन सा, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ये दो टाइप के इंटरेक्शंस पाए जाते हैं जिनसे से आपका ये जुड़ा हुआ होता है और इनको ब्रेक करना आसान होता है, ये आसानी से ब्रेक हो जाता है। दैट इज वाई पेरिफेरल प्रोटीन्स आसानी से क्या होता है, निकल जाता है। जबकि इंटीग्रल जो प्रोटीन्स होती है वो इंटीग्रल प्रोटीन्स आपकी बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड होती है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से, और उन प्रोटीन्स को आपका निकाल पाना, मतलब उनको डिटैच कर पाना तभी पॉसिबल होता है जब आप कोई डिटर्जेंट यूज़ करते हैं या कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं या कोई डीनेचुरेंट यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तभी आपका वो हो पाएगा, जबकि इसके लिए ऐसा करने की ज़रूरत आपको नहीं होती है। नेक्स्ट आपका आता है कि जो इस तरीके के बॉन्ड होते हैं, दे कैन बी रिलीज्ड बाय द रिलेटिवली माइल्ड ट्रीटमेंट विद द इंटरफेस विद द इलेक्ट्रिसिटी इंटरेक्शंस और ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको पेरिफेरल प्रोटीन्स को अगर निकालना है तो पेरिफेरल प्रोटीन्स को निकालने के लिए आप किसी ऐसे मतलब मिडिल क्लास में आने वाले जो ट्रीटमेंट होते हैं उनको आप दे करके जो ऐसे ट्रीटमेंट जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक आउट हो जाए, उनको दे करके आप पेरिफेरल प्रोटीन्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं बड़े आसानी से। और कॉमनली जो एजेंट होते हैं जो कि यूज़ करने के लिए वो क्या क्या है, आपका कार्बोनेट होता है एट एट हाई पीएच। अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे पीएच हो, आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ा दिया जाए कार्बन का, अगर आप यूज़ करते हैं तो बड़े आसानी से आपका वो निकल जाता है। ओके, इसके बाद आपका आता है एम्फीट्रॉपिक प्रोटीन्स। एम्फीट्रॉपिक प्रोटीन्स बेसिकली वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि दोनों रीजन पे पाए जाते हैं, साइटोसॉल्स पे भी और आर फाउंड बोथ इन द साइटोसॉल्स एंड इन द एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में भी पाए जाएँ और साइटोसॉल में भी पाए जाएँ तो उनको आप बोलते हैं दैट इज़ द एम्फीट्रॉपिक प्रोटीन्स। Their affinity for the membranes result in the some cases from the proteins non-covalent interaction with the membrane of a membrane protein or lipid। मतलब इन कुछ केसेस में ये देखा गया कि इनकी जो एफिनिटी होती है वो आपका मेम्ब्रेन के प्रोटीन से और लिपिड से नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस के रूप में पाया जाता है। ये इनका नेचर होता है और इनका जो इंटरेक्शंस होता है वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल एसोसिएशंस ऑफ एम्फीट्रॉपिक प्रोटीन विद द मेम्ब्रेन इज रेगुलेटेड। तो ये आसानी से रिवर्स कह सकते हैं, मतलब इनको डिटैच कह सकता है और फिर इनको फिर से जोड़ा जा सकता है। दोनों चीज़ें हो सकता है। यहाँ पे आपको ये फिगर दिखाया जा रहा है कि सपोज आपका ये पेरिफेरल प्रोटीन्स है और आप इन पेरिफेरल प्रोटीन्स को डिटैच करने के लिए क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं पीएच में और कोई चिलेटिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे यूरिया है, कार्बोनेट है। ये वाले एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं। इनसे सवाल आपसे पूछा जाता है कि पेरिफेरल प्रोटीन्स को अगर आपको सेपरेट करना है तो इनमें से कौन सा एजेंट आप यूज कर सकते हैं, कौन सा नहीं यूज कर सकते हैं। यूरिया जो कि एज अ रिडक्टेंट यूज किया जाता है, कार्बोनेट और पीएच जो है आपका, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेकआउट करने के लिए या उसको डिस्टर्ब करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर आप किसी भी सॉल्यूशंस का पीएच चेंज कर देते हैं, वहाँ पे कार्बोनेट यूज़ कर लेते हैं या आप यूरिया यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ पे आपके जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होंगे वो क्या होंगी, सेपरेट आउट हो जाती है, ऐसे आपको मिल जाएगा। जबकि अगर आपको यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन्स को, जो कि यहाँ पे धसी हुई है, इस इंटीग्रल प्रोटीन्स को अगर आपको सेपरेट करना है तो पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, डिटर्जेंट लगाना पड़ेगा, कोई ऑक्सीडेंट लगाना पड़ेगा और ये डिटर्जेंट मॉलिक्यूल जाकर के इससे बाइंड करते हैं, तब जाकर के ये सेपरेट आउट हो पाता है। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स है जो कि हाइड्रोफोबिक डोमेन है, यहाँ पे डिटर्जेंट मॉलिक्यूल बाइंड किया हुआ है, जबकि ये आपका पेरिफेरल है, आसानी से ऐसे निकल जाता है। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर आपको यही दिखा रहा है कि किस तरीके से आपके इंटीग्रल प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स जो है वो बाइंड होते हैं और कैसा उनका इंटरेक्शंस होता है। तो नॉर्मली आपने यहाँ पे देखा कि जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं वो स्ट्रांगली एसोसिएटेड होते हैं और उनको रिलीज करना या उनको एक्सट्रैक्ट करना इतना ईजी नहीं होता है, उनके लिए आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है, तब जाकर के आइसोलेट हो पाते हैं। जबकि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती है वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और उनको ब्रेकआउट करने के लिए किसी ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। उनको आप पीएच चेंज करके, यूरिया का या फिर आयनिक कंसंट्रेशन को चेंज करके आप आसानी से उनको रिमूव कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकल कर के आया कि पेरिफेरल जो प्रोटीन्स होगी उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होगा, जबकि इंटीग्रल जो प्रोटीन्स होगी वहाँ पे बॉन्ड कैसा होगा, दैट इज द हाइड्रोफोबिक होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स एंड स्टेरॉल्स आर द वर्चुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। जब कभी भी लिपिड के मायोटीज को क्या किया था, वाटर में डाला जाता है, वाटर में डिजोल्व किया जाता है, तो वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहते हैं, ताकि उनका थर्मोडायनामिक के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी फ्री एनर्जी क्या हो सके, कम से कम रह सके। तो जब वो लिपिड के मॉलिक्यूल्स वाटर में डाले जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ पॉसिबल अरेंजमेंट होता है, और उन पॉसिबल अरेंजमेंट से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। क्या क्या होंगे यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। When mixed with water, they spontaneously form a microscopic lipid aggregates. ये जितने भी लिपिड आपको ऊपर लिखे गए हैं, दैट इज ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, स्टेरॉल्स, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, लेकिन जब इनको डाला जाता है तो ये बहुत ही अपना आपस में क्या करते हैं, एग्रीगेट बना देते हैं छोटे छोटे। और यही एग्रीगेट जो चल करके आपका क्या करते हैं, अलग अलग अरेंजमेंट करते हैं। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस among lipid molecules provide the thermodynamic driving force for the formation of and maintenance of these clusters. हाइड्रोफोबिक जो इंटरेक्शंस होता है लिपिड के मॉलिक्यूल्स के आपस में, उनकी वजह से जो थर्मोडायनामिक डायनामिक फोर्सेस होते हैं वो मेंटेन करता है, और जिससे कि ये क्लस्टर आपके क्या होते हैं, बनते हैं। कौन कौन से, मिसल्स बनेगा। तो मिसल्स क्या होते हैं, सवाल आपसे पूछा जाता है। ये स्फेरिकल होते हैं, दैट कंटेन एनीवेयर फ्रॉम अ फ्यू डोजन टू फ्यू थाउजेंड एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स। मतलब यहाँ पे ये होता है कि मिसल्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं। अभी फिगर आपको दिखाएंगे। These molecules are arranged with their hydrophobic region agreement aggregated in the interior where water is excluded। मतलब कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे ऐसे इनका अरेंजमेंट होगा, और उस अरेंजमेंट में क्या होगा, वाटर का इनका अंदर में नहीं होगा, वाटर वहाँ पे ख़त्म रहेगा, बाकी आपके इनका जो रीजन होगा हाइड्रोफोबिक का वो एग्रीगेट कर जाता है। एंड देयर हाइड्रोफिलिक रीजन हेड ग्रुप एट द सरफेस इन द कॉन्टैक्ट। मतलब कि आपका ये जो सरफेस वाला होगा उस पे पूरा का पूरा क्या होगा, पोलर रीजन होगा, और जो आपके इंटीरियर होगी वो सब कैसे कैसे होंगे, हाइड्रोफोबिक नेचर के होंगे। फिगर अभी आपको दिखाएंगे, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका मिसल्स। मिसल्स फॉर्मेशन कब फेवर होगा, मिसल फॉर्मेशन इज फेवर्ड व्हेन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द हेड ग्रुप इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द असाइल चेन। इस पॉइंट को आप समझिए। मिसल्स का फॉर्मेशन कब होगा, कंडीशन यहाँ पे दिया गया कि जिस कंडीशंस में जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब कि अगर आपने यहाँ पे हेड को क्या किया है, काट कर दिया है, ऐसे या ऐसे कट कर दिया है, तो उसके कटने से जो आपका एरिया पूरा कवर हो रहा है, अगर उसका एरिया आपका साइल चैन के एरिया से क्या होगा, कम होगा, तब जा करके बेसिकली क्या होगा, आपका फॉर्मेशन होगा मिसल्स का। राइट। तो मिसल फॉर्मेशन के लिए सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि कब बनता है, क्या इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए। दूसरा आपका बाई लेयर है, जिसमें कि दो मोनो लेयर होते हैं और फॉर्म करता है दो डायमेंशनल लिपिड को, लिपिड के सीट्स को। बाइलेयर फॉर्मेशन इज फेवर्ड व्हेन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द हेड ग्रुप एंड द असाइल चेन आर सिमिलर एज इन द ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। बाइलेयर का फॉर्मेशन तब होता है जब आपका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है लिपिड का, उनके हेड ग्रुप का और इसके साथ में साइड चेन का, दोनों का क्या हो, सेम सेम हो एरिया, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, आपका बाई लेयर बनेगा। तो बाई लेयर। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है वेसिकल्स। तो वेसिकल्स बेसिकली क्या होते हैं कि आपके लिपिड के ही बने हुए सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनमें कि वाटर का जो स्टोरेज होता है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे आप देखिए कि आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है क्या है, आपका मिसल्स का है। मिसल्स बेसिकली क्या है, सिंगल लेयर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगल लेयर। सारे के सारे जो आपके वाटर के साथ में डिजॉल्व होने वाले मायोटीज हैं, मीन्स हेड ग्रुप है, वो सब के सब क्या होंगे, आपके बाहर हो जाएंगे, और बाकी आपका पूरा का पूरा क्या होगा, अंदर में रहेगा। और यहाँ पे इस सेंटर में कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मिसल्स बेसिकली आपका एक सिंगल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, सिंगल लेयर का, जिसमें सर्कल बन जाता है, और सारे के सारे आपके हाइड्रोफिलिक जो रीजन्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, वाटर के साथ में एक्सपोज करते हैं। सेंटर में कोई भी आपका यहाँ पे वाटर नहीं रहता है। नेक्स्ट है आपका बाई लेयर। तो बाई लेयर जैसा कि आप समझ ही रहे हैं कि दो लेयर का बना हुआ होगा, और इसके बाद आपको यहाँ पे यही दिखाई देता है कि जो मेम्ब्रेन होती है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है, किस तरीके से पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है वेसाइकल्स। तो वेसाइकल्स में आपका क्या होगा,
दो मेम्ब्रेन होगी, एक आपका आउटर और एक आपका इनर, और दोनों मेम्ब्रेन मिलकर के मतलब दो लिपिड की बाइलेयर होगी, और दोनों लिपिड का बाइलेयर मिलकर क्या बनाएगा, ये जिस तरीके से मेम्ब्रेन में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बस यही क्या होगा, सर्कल बन जाए लाइक दैट, इस तरीके से ये मॉलिक्यूल आपका ऊपर, ये मॉलिक्यूल आपका ऊपर, तो आपको पता नहीं चलेगा लेकिन एक्चुअली में ये होता है। सो यहाँ पर आपको क्या इन तीनों में डिफरेंस क्या दिखेगा, आपको दिखेगा ये कि इस मिसल्स अरे रिसाइकल्स वाले कंडीशंस में आपको क्या है, लिपिड के दो मॉलिक्यूल्स हैं, मीन्स लिपिड के दो लेयर हैं, इस तरीके से अरेंजमेंट है इनका, और आउटर सरफेस पे क्या है इनका, लिपिड का हेड वाला मॉलिक्यूल है, और जबकि इनर सरफेस पे क्या है आपका, दैट इज द हाइड्रोफोबिक रीजन है। यहाँ पे बीच में चूंकि आपका क्या है, हाइड्रोफोबिक वाला रीजन होता है, मतलब ये आपके लिपिड का ये हेड वाला रीजन होता है हाइड्रोफिलिक वाला, तो यहाँ पे वाटर क्या होता है, पाया जाता है, यहाँ पे वाटर है इन दोनों कंडीशन से, मतलब यहाँ पे वाटर आपका नहीं है, ये वाले कंडीशंस में वाटर आपका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये वाली मेम्ब्रेन है। ओके, यहाँ पे तो आपको नॉर्मली दिखाई दे रहा है कि हाँ कहाँ पे वाटर रह सकता है, कहाँ पे नहीं रह सकता है। सो मिसल्स आपका क्या है, सिंगल लेयर है, और वेसाइकल्स क्या है आपका डबल लेयर है, बाई लेयर भी आपका क्या है, डबल लेयर है। यहाँ से भी आपके कुछ सवाल बनते हैं जिनको फटाफट हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपका एक लिपिड है जो कि मेम्ब्रेन के इनर मेम्ब्रेन पे नहीं पाई जाती है, जिसका नाम है फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटॉल 4 फॉस्फेट। ये वाली जो मेम्ब्रेन होगी, मतलब ये वाली जो लिपिड होगी, वो आपका आउटर में नहीं पाया जाएगा, आउटर पे गायब है, सिर्फ और सिर्फ इनर पे ही पाया जाता है। तो पूछा जा सकता है कभी कभी कि आउटर मेम्ब्रेन पे न पाए जाने वाली प्रोटीन या सॉरी लिपिड कौन से हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो लिपिड्स हैं उनका क्या रोल है, मतलब क्या होता है और किस तरीके से पाए जाते हैं। ओके, तो समरी क्या कहता है, ध्यान से देखिए फटाफट। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स डिफाइन सेलर बाउंड्रीज, डिवाइड सेल्स इनटू डिस्क्रीट कंपार्टमेंट, ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्सेस, रिएक्शन सीक्वेंसेस एंड एक्ट एंड सिग्नल रिसेप्शन से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। बायोलॉजिकल जो मेम्ब्रेन होती है पूरी बाउंड्री बनाती है, सेल को डिवाइड करती है, कंपार्टमेंट बनाता है, और रिएक्शंस के सीक्वेंसेस को परफॉर्म करती है, सिग्नल को भी कन्वे करती है, और सेल्स को ट्रांसफॉर्म करती है। Membranes are composed of the lipid and the proteins in the varying component combinations, particularly to the each species, cell types and organelles. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो वेरी करते हैं, प्रोटीन और लिपिड कंपोनेंट्स में, अलग अलग सेल्स में, अलग अलग पार्ट में, अलग अलग बॉडी में भी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। द लिपिड बाइलेयर इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। लिपिड बाइलेयर जो होती है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट मानी जाती है। Peripheral membrane proteins are loosely associated with the membranes through the electrostatic interactions and hydrogen bond, or only by covalently attached lipid anchor. Integral proteins associated with firmly with the membranes by hydrophobic interactions between the lipid bilayer and the non-polar acid chain, which are oriented towards the outside of the proteins molecules. And amphitropic proteins associated with the reversely with the members। ये तीनों लाइन का जो समरी था आपको यही बताया गया कि पेरिफेरल जो प्रोटीन्स होती है वो लूजली होती है, मतलब कम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। इंटेग्रल जो प्रोटीन्स होती है उनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, ज़्यादा रिएजेंट यूज़ करना पड़ता है। एमपी ट्रैफिक के लिए दोनों जैसा बराबर बराबर, मतलब इंटरमीडिएट। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है मेनी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स स्पैन द लिपिड बाइलेयर सेवरल टाइम्स with hydrophobic sequences of about 20 amino acid residues forming transmembrane helix। यही मैं आपको बार बार बोल रहा था जो कि आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। इस मेम्ब्रेन को ऐसे ट्रांसफर करने के लिए ये जो आपका ड्यूरेशन है वो 20 अमीनो एसिड्स का है, और इसको ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स के नाम से भी जाना जाता है। मल्टी स्ट्रैंडेड बैरल्स आर ऑल्सो कॉमन। ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स बनाएगा ना, कौन सा अल्फा हेलिक्स बनाएगा, कौन सा अल्फा हेलिक्स। और यहाँ पे मल्टी बैरल, यहाँ पे क्या होगा, बीटा बैरल। मल्टी स्ट्रैंडेड बीटा बैरल्स आर ऑल्सो कॉमन इंटीग्रल प्रोटीन्स इन बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन पे बीटा बैरल प्रोटीन भी आपकी पाई जाती है। हमारे यूकैरियोटिक के केस में हमेशा कैसा होगा, अल्फा हेलिकल फॉर्म में पाया जाएगा। टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन रेसिड्यूज ऑफ द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर कॉमनली फाउंड एट द लिपिड वाटर इंटरफेस। जहाँ कहीं पे भी लिपिड वाटर का इंटरेक्शन हो रहा होगा वहाँ पे ट्रिप्टोफैन टायरोसिन जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में पाया जाता है।
The lipid and the protein of a membranes are inserted into the bilayer with a specific sideness. Thus, membranes are structurally and functionally asymmetrical. Plasma membrane glycoproteins are always oriented with the oligosaccharides being the dominant on the extracellular surface. सो बेसिकली आपको जो मीन है वो आपको ये बताया गया कि जो लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंसर्ट किए जाते हैं बाई लेयर में स्पेसिफिक साइड नेट से, दैट इज़ वाई इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिकल पाया जाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है उनका ओरिएंटेशन हमेशा अच्छा होता है ग्लाइको ओलिगोसेकेराइड के तरीके से, और एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज क्लास अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। होपफुली कि आप लोगों को ये मेम्ब्रेन के बारे में अच्छे समझ में आया होगा, और जो चीज़ें थी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ओके, काफ़ी लोग चले गए। अमित हैं, अवनीत हैं, मनीषा हैं, आकांक्षा हैं, पूजा हैं और सिद्धार्थ हैं। वंदना को नींद आने लगा और वंदना चली गई। ओके, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। कल से कोशिश करेंगे कि 9 बजे से क्लास चले और आपकी 11 बजे क्लास फ्री हो जाए, ताकि 11:30 पौने 12 तक बहुत दिक्कत हो जाती है आप लोगों को। सबकी अपनी अपनी फैमिली है, पता लगा 12 बजे तक रात अगर आप जगेंगे